अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे जी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नॉवल की नेक्स्ट एपिसोड, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपनी आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज के एपिसोड में क्या होता है। प्यास की वजह से वो उठी और कुछ झिझकती हुई रूम से बाहर निकल गई थी। पानी का जग हाथ में था, उसे एकदम दिल पर धक्का लगा क्योंकि किचन की लाइट खुली थी और बुरी तरह हंसने की आवाज़ें आ रही थी। जिमल को हैरानगी हुई, कौन था वहाँ? कोई एक तो नहीं था जो यूँ पागलों की तरह हंस रहा था। वो तो जस्सुस के मारे वहाँ तक पहुंची तो अंडा उठता उठता उसके मुंह पर जाकर बचता कि वो चीख मार कर नीचे बैठ गई थी। इन चारों ने उसकी तरफ देखा था जो कि ज़मीन पर बैठी थी। ओ शिट! कबीर ने अपने हाथ साफ किए जो कि उसने आरिस के मुंह पर मल दिए और यूं ही जैन और सलार के मुंह पर भी आटा चिपका हुआ था। ब्यू का क्या ये बाबा को बता देंगी? जैन ने फौरन सालार के कान में घुसकर पूछा था। मुझे नहीं पता, वैसे मुर्तज़ा साहिब काफ़ी मेहरबान है इस पर, सलार ने जवाब दिया और अचानक उसे अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल आया तो उसने तौलिए से मुंह साफ किया था। जिमल ने हाथ उठाकर उनको देखा था। उनकी शक्लें काफ़ी मज़ाहियाँ थी, उसके चेहरे पर बेसाख्ता हंसी आ गई थी। तभी नैन भी कमरे से निकली। जिमल को किचन के आगे खड़ा देखकर हंसते हुए उसे हैरानगी हुई। वो मुंह पर हाथ रख के हंस रही थी। उसको पहली बार ऐसे लाउंज में देखा। कबीर नहीं था। उसकी आंखें रोने से सूज गई थी और वो हिम्मत हारती बाहर आ गई थी। जिमल को देखकर मुतवज्जो हुई थी। जिमल ने भी उसको देख लिया था। नैन भी किचन के पास आई और किचन के अंदर का हाल देखकर वो पल भर के लिए हैरान हुई और उनकी सफ़ेद शक्लों को देखकर खुद भी हंस पड़ी थी। उसके चेहरे पर आने वाली एकदम हंसी से कबीर के लब भी मुस्कुरा गए और याद आ गया वो उससे कितना गुस्सा है। ये कौन सा असूल है कि आप दोनों यहाँ आकर हम पर हंसे? जैन ने कहा तो नैन अंदर आ गई। जिमल भी। वो इसलिए क्योंकि तुम बेहद मज़ाहिया लग रहे हो। या अल्लाह! उफ उफ, ये क्या हाल किया है आप लोगों ने? नैन ने चीज़ों को देखा था। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। जाए चैन की नींद सोई, कबीर ने रूखे लहजे में कहा जबकि नैन का एकदम चेहरा उतर गया था। सलार ने उसके पाँव पर जोर से पाँव मारा था। ओहो भाभी, ये देखें हमने एक दूसरे को अंडे मारे हैं और आरस के पराठों को मुंह पर मर लिया जिस पर इन लोगों की हंसी नहीं रुक रही। उसने सिमल पर एक तंजिया नजर डाली थी। क्यों, हंसने की बात थी ये? ऑफकोर्स शक्ल से इतने अजीब लगोगे तो लोग हंसेंगे ही। क्यों गुड़िया? कबीर जिमल की साइड पर हो गया था। जिमल एकदम चौंक कर उसको देखने लगी थी। आरिस और सैन कभी एक तरफ देखते तो कभी दूसरी तरफ। वैसे ये शो मज़ेदार है, मेरी मोटी सो रही है। हाय, उससे आ भरी थी। बस बस, जितनी अयाशी की है ना तुमने, तुम टिके रहो। यहाँ हम लोगों के रवैये बेतुके वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। उसने सिमल को फिर से देखा था। हम जानते हैं तुम कितनी अयाशी करते हो। टॉक शो में कैसे उस लड़के की तारीफ़ें कर रहे थे। कबीर ने जानबूझकर आड़े हाथों लिया था। लो भाई, खूबसूरत लोगों की तारीफ़ हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उनका दिल दिल नहीं है? सलार ने आंखें निकाली थी। सारे पाकिस्तान की लड़कियों की तारीफ़ें आपने ही तो करनी है, कहीं किसी के दिल को कुछ ना हो जाए। जिमल के मुंह से बेसाख्ता निकला जबकि सबने उसकी तरफ देखा था। वो तो शर्मिंदा सी हो गई, सर झुका गई थी। सलार ने अपनी हंसी रोकी। बहुत जुबान निकल रही है, क्या ख्याल है, इलाज करो तुम्हारा? वो डायरेक्ट उससे बोला था जबकि जिमल ने एकदम खफीफ होकर कबीर को देखा था। फजूल कितना बोलते हो तुम, अपने काम से काम रखो, बाबा को बता दूंगा मैं। भाभी यार, वो कैसे टीम बनाकर पटापट बोले जा रहे हैं, आप कैसे खामोश खड़ी हैं? सलार को हारने की आदत नहीं है। वैसे दिल तो कर रहा है अपनी बीवी को उठा कर ले जाओ, ज़रा अच्छे से इनकी ज़ुबान की जौहर देखो। वो गहरी नज़र उस पर डालते हुए बोला था। उफ, कितने बदलिहाज हैं। जिमल का चेहरा सुर्ख हो गया था। कुछ बोलने काबिल होंगी मोहतरमा तो बोलेंगी। कबीर ने सर चटका। नैन को फिर से रोना आने लगा। वो बेसाख्ता रो दी। आरिस, जैन और सलान तो बेचैन हो उठे थे। कबीर भी उसे देखने लगा। जिमल भी सैन के पास आ गई थी। कबीर अलबत्ता वहीं खड़ा रहा। सलार ने घूर कर कबीर को देखा था। कबीर गुस्से से आगे बढ़ा और नैन का हाथ पकड़ अंदर कमरे में ले गया था। मामला सीरियस लगता है। आरिस ने सलार की तरफ देखा। उसने अहंकार भरा। भूख तो ख़त्म ही हो गई थी। मैं भी चला। जैन और आरिस भी वहाँ से चले गए जबकि जिमल सामान समेटने लगी थी। सलार ने मुड़कर जिमल की तरफ देखा और वहाँ से चुपचाप जाने लगा था। आपको भूख लगी है तो कुछ बना दो? जिमल हिम्मत करती उसकी तरफ देखने की कोशिश करने लगी थी। जो मैं कहूँगा वो दोगे? सलार ने बालों में हाथ फेर कर आटा चाड़ा और किचन का दरवाज़ा बंद किया था। ये आप क्या कर रहे हैं? जिमल परेशान हुई। तुमने ही कहा था तुम कुछ देने वाली हो, वो लेने आया हूँ। वो गहरी नज़र उस पर डालते हुए बोले जबकि जिमल का ध्यान उसके हाथ पर चला गया। क्या ये ठीक है? उसकी कुर्बत को नज़रअंदाज करते हुए पूछने लगी थी। हो सकता है, ठीक करके देख लो। उसने अपनी आदत के मुताबिक घुमाकर जवाब दिया था। आप हर वक्त इस मूड में क्यों रहते हैं? जिमल जिनसलाई। बीवी के साथ और कौन सा मूड ऑन किया जाता है?
सालार ने कांटा उठाया। जिमल कांटे को देखने लगी थी। सालार ने कांटे को उसकी गर्दन पर रख दिया, जबकि जिमल ने कांटा हटाना चाहा, मगर सालार ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में जकड़ दिया था। जिमल बड़ी बड़ी खौफजदा आंखों से उसे देखने लगी। मुझे ये खाना है। सालार के अल्फाज जिमल के वजूद को कपकपा गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने ऐसा क्यों कहा, खुद भी चली जाती। सालार ने कांटे पर जोर दिया था। जिमल की सीन निकली और उससे आंखें बंद कर दी। सालार जबकि कांटे के निशान पर जो उसकी गर्दन पर बन गया था उस पर झुका। वो पूरी शिद्दत से जिमल को बुखला गया था। वो हड़बड़ा गई, जबकि सालार बेताब सा लग रहा था। जिमल उसको रोकना चाहती थी मगर रोक नहीं पा रही थी। उसने उसकी जिपर पर हाथ रखा था, जबकि सालार के दांत उसे खुपते हुए महसूस हुए थे। यानी अगर वो उसे दूर करने की कोशिश करेगी तो वो उसे तकलीफ देगा। वो हैंडसम दिलकश मर्द उसके बेहद नज़दीक था। उस पर अपने लम्स की छाप छोड़ता जा रहा था। जिमल के हवास मुअत्तल हो रहे थे और अचानक दरवाजे पर अफशीन को देखकर जिमल की आंखें खुल गईं। अफशीन की तो हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। जिमल ने ज़बरदस्ती सालार को दूर करना चाहा। सालार पहले तो हटा नहीं, जबकि जब जिमल ने घबराकर मजीद उसे धकेला, सालार ने उसकी गर्दन में ही दांत गाड़ दिए थे। ये गुस्सा था, ये हमेशा की तरह बेइज्जती का एहसास कि वो उसे धत्कार देती थी। जिमल की चीख निकली जैसे सालार के हाथ ने दबा दिया था। वो दूर होकर उसको देखने लगा, जबकि अंगूठा जख्म पर था। हकीकत ये तो यह है कि मुझसे तुम्हारे बिना किसी होटल में रहा नहीं जा रहा। तुम्हें देखने की आरज़ू मुझे 12 घंटे के सफ़र पर मजबूर करती है। वो नरमी से साकत खड़ी सिमल की सांसों में उथल पुथल में चा गया था, मगर कुछ ही देर में दूर हुआ। मुस्कुरा दिया जैसे आज वो मुतमईन हो। उसकी गर्दन पर मोहब्बत की मोहर लगाई थी। भले मुकाबिल को तकलीफ उठानी पड़ी थी, मगर ये स्टैम्प था जो सालार को पसंद आया था। वो उसके बाल थपथपाकर मुड़ा। अफशीन भी पीछे छुप गई थी। सालार कोट उठाकर ऊपर चला गया था। जिमल के वजूद ने हरकत की। खुद को बचाने के लिए वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर जिमल का हाथ अफशीन ने जकड़ लिया और उसे घसीटती हुई वो अपने पोर्शन में ले जाने लगी थी। जिमल का बस नहीं चला चीख चीख कर उसे बता दे कि वो उसे बचा ले, मगर वो पुश्त फेरी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, जबकि जिमल को अफशीन ने घसीट कर दोबारा उसी अंधेरे वाले कमरे में ले आई जहाँ अदील रहता था। उसे ज़मीन पर फेंक कर वो जिमल को देखने लगी थी। वाह, उसने उसे गटिया गटिया गालियाँ दी थी। बसारू औरत। अफशीन ने उसके मुंह पर थप्पड़ खींच मारा था। मैडम मुझे मत मारो। जिमल रोने लगी। तुझे तो ज़मीन में गाड़ दूंगी, तो यहाँ से दफ़ा हो जा। अफशीन ने उसके बाल खींचे थे। जिमल उसका ज़रा सा ध्यान बढ़ते ही वहाँ से भाग उठी, जबकि अफशीन ने नफरत से उसकी पुश्त को देखा था। तेरे लिए तो मैं यहाँ जीना मुश्किल कर दूंगी। मेरे बेटे को मार कर तो याशी करती फिरेगी, मनहूस। वो तड़प कर बोली और वहाँ से निकली ताकि उसे हमेशा के लिए यहीं दफन कर दें। उसके पीछे निकली, जबकि दूसरी तरफ सिमल भागती हुई सीधा सालार के पोर्शन तक पहुँची थी। अपने पीछे उन्हें आता देख उसका दिल खौफ से कांप उठा था और अफशीन उसे सालार के पोर्शन में जाता देख वहीं रुक गई थी, जबकि सालार ने अपने पीछे से ऊपर आने वाला दरवाज़ा बंद कर लिया। वहाँ मुकम्मल खामोशी थी। सिमल इस दरवाजे से लगकर वहीं बैठती चली गई थी। उसे इतना तो पता था वो यहाँ कभी नहीं आएंगी। यहाँ अंधेरा था, जबकि दूसरे कमरे की लाइट जल रही थी। उसकी निगाह सीधी बेड पर गई थी। वो यूं ही इन्हीं कपड़ों में जूतों समेत बेड पर ऊंधा लेटा हुआ था, शायद सो गया था, जो किसी का आना और दरवाजे का बंद होना महसूस नहीं कर सका। सिमल ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकी को रोका था। आंसू बहने लगे। एक दिल किया उसको झंझोड़ कर सब बता दे और इल्तिजा करे कि वो उसे खुद में छुपा ले, मगर उसमें इतनी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। वो दूर से उसको देखती रही और अचानक उसे सीढ़ियों पर कदमों की आहट महसूस हुई थी। वो एकदम दरवाजे से दूर हुई। दरवाजे को उसने लॉक कर दिया था, मगर फिर भी वो जर्द हो चुकी थी, पत्ते की तरह कांपने लगी। दरवाजे पर दबाव डालकर बाहर से किसी ने खोलने की कोशिश की, मगर चूंकि अंदर से लॉक था तभी कामयाब नहीं हो सका। और सिमल को कुछ देर बाद कदमों के लौटने की आवाज़ आई, जैसे उसकी रुकी हुई सांसें बहाल हुई थी। वो कांपती हुई उठी और उसके कमरे के दरवाजे में खड़ी सिसकने लगी थी। वो उसके बिना बताए सुन ले, उसकी आंखों में पढ़ ले कि वो कितनी खौफजदा है यहाँ। वो जानती थी बस एक बार वो उसे बता देगी तो दोबारा शायद अफशीन को उसके पास भी भटकने ना दे, मगर उसमें जुर्रत नहीं थी। अगर उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया तो, उसकी वजह से अगर उनके घर का शिरासा बिखर गया तो, और इन्हीं सोचों के तहत वो यूं ही रह जाती थी। वो अब भी उसको देख रही थी। कुछ देर बाद उसका दिल संभला तो उसने गौर से सालार को देखा था। वो ऊंधा लेटा था, जबकि जूते भी पाँव में थे। उसके नज़दीक गई और उसके जूते उसके पाँव से निकाले, एहतियात से, कहीं वो जाग ही ना जाए। मगर उसे शायद दिल नहीं था, वो तो घोड़े बेच कर सोता है। वो सोता हुआ काफ़ी मासूम लग रहा था, जबकि आंखें खोलकर तो खड़े खड़े शर्मिंदा कर दे। उसके चेहरे पर आटा लगा था। सालार को देखने से ही अफशीन जैसे काफ़ी पीछे रह गई। वो उसको बुलाए सालार की जानब मुतवज्जो थी। उसके चेहरे पर आटा लगा था। जिमल ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ और एकदम पीछे हट गई थी। अपनी हरकत पर उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। शर्मिंदगी अलग हुई। उसने अब उसके हाथ से कोट निकाला था और उसको सीधा करने की कोशिश की, मगर वो तो रत्ती भर भी अपनी जगह से नहीं हिला था।
इतना भारी था, जिमल की नाजुक जान हल्कान सी हो गई थी। जबकि उसे किचन में की गई सालार की हरकत याद आई तो खुद ब खुद चेहरे पर खून छलक आया। उसे महसूस हुआ वो यहाँ पनाह नहीं पा सकती, वो खुद ब खुद शर्मिंदा होकर मर जाएगी। वो उसके पास से हट गई थी और दूसरे रूम में सोफे पर टांगे सुकेड़ कर बैठ गई। जबकि आहिस्ता आहिस्ता उसे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया था। आरज़, आयत ने उसकी तरफ मुंह बसोर कर देखा था। आरिस की जान, ऑफिस ना जाओ, बस यूं ही तुम्हारे साथ चिपका रहूं। वो हंसा और आंखों को दिल फरेब चंबिशती थी। मैंने ये तो नहीं कहा आप चिपके रहे मेरे साथ। आयत शर्मिंदा सी हुई। फिर तुमने क्या कहा है? आरिस उसके पास आया और उसके खूबसूरत चेहरा थाम लिया था। मैंने ये कहा है कि मैं नाश्ता आपके हाथों से करूँगी, वो नखरा करती बोली। तुम ना नीचे चलो, जो सब तुम्हें मासूम समझते हैं उन सबके सामने ही तुम्हें नाश्ता करवाता हूँ अच्छे से, उसे घूर कर बोला था। मुझे लगता है हमारी बेबी को भी बाबा के हाथ से नाश्ता करना है, वो बोली जबकि मुस्कुराहट छुपाई थी। वाह सदके, ऐसे बात तुम्हें बेबी याद आ गई? वो बाल बनाने लगा। मैं तो नहीं बोली थी। आयत ने मुंह बना लिया। यार कोई खुदा का खौफ करो। आरिज उसके नखरे दिखाने से चिढ़ गया था। ठीक है, जाए आप उस चैनी पैनी से शादी कर लेते तो हाथों से खिलाते, बस मुझे खिलाते हुए मसला है आपको। वो दोबारा ब्लैंकेट सर पर तान गई थी। सही, तुम एक बार बात मिल गई, खींच खींच कर मारो ताने। उसे ब्लैंकेट हटाया। आयत मुस्कुराहट दबा गई थी। चालाक लड़की, आरिज को भी हंसी आ गई। चलो उठो, अब मैं दिखाता हूँ। मैं देखता हूँ नाश्ता कौन बना रहा है, फिर ऊपर लेकर आता हूँ। बिला वजह तुम मेरी क्लास लगवाओगी, वो जंस लाकर बोला। गुड लक, आयत ने कहा और अपनी हंसी दबाई थी। आरिस उसे घूर कर बाहर निकल गया था। बाहर हैरत की बात थी, अब तक कोई भी नहीं निकला था। उसने हैरानगी से खाली किचन को देखा और ब्रेड जैम और दूध ट्रे में रख लिया था और शान उसका आकर अपने कमरे की जानब आ गया। पाँव से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आया तो आयत अब भी बिस्तर में ही थी। मोहतरमा, हाजिर है आपका नाश्ता। आरिस ने उसके आगे ट्रे रखी। आरिस, बाहर कोई नहीं था? आयत हैरान हुई थी, वो इतनी जल्दी आ गया था। उसका इरादा था कि ज़रा सालार से उसका सामना हो, जबकि वो जानती नहीं थी उसका भाई क्या कर चुका था रात को। अगर जान जाती तो शायद ही नजरें मिलाती। आरिस आयत को अपने हाथ से नाश्ता करवाने लगा था जिसे आयत मज़े से खा रही थी। हम अपनी बेबी की शॉपिंग कब करेंगे? आयत ने पूछा। जब तुम कहो। आरिस ने उसके गाल पर प्यार किया जो कि फूले फूले बहुत प्यारे लग रहे थे। आयत शर्मा सी गई थी। आप जल्दी आइएगा, फिर हम दोनों चलेंगे, बल्कि सबको साथ लेकर चलेंगे। वो एक्साइटेड हुई। मेरी जान, पूरी पाकिस्तानी कौम तुम्हारे बच्चों के कपड़े खरीदेगी। आरिस ने उसको घूरा। मगर आरिस, सबके अपने अपने अरमान हैं, वो बोली। आरिस ने उसको दूध का ग्लास दिया था जिसे वो लबों से लगा गई। हाँ, तो पहले माँ बाप कर लें, फिर बाकी सब भी कर लेंगे। आरिस ने टिश्यू से हाथ साफ किया था। आप बहुत मीन है। आयत ने ग्लास उसके हाथ में थमा दिया जिससे दूध उसके हाथ पर लग गया और हाथ फिर से ख़राब हो गया था। आरिस बहुत देर से उसकी हरकतें बर्दाश्त कर रहा था। एकदम उसी हाथ से उसका मुंह पकड़ा और अपने नज़दीक खींचकर उसने उसकी आती जाती सांसों की रवानी में दिक्कत डाल दी थी। आयत बुखला सी गई। ये अचानक था जबकि आरिस बहक सा गया था। आयत की जानिब मुकम्मल झुकता चला गया, यहाँ तक कि वो अगली सांस भी नहीं ले पा रही थी। आरिस का तो जैसे मन ही राज़ी नहीं हो रहा था। आयत के दोनों हाथ अपनी गर्दन में डाले वो मगन था। आयत ने खुद ही कोशिश करके खुद को उससे जुदा किया था। शर्म से चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। आप बहुत बदतमीज़ हैं, आयत पलके झपकते हुए बोली। और तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोलती हो। आरिस ने उसके गाल खींचे। मुझे अच्छा लगता है आपसे बिला वजह बेफजूल बातें करना। मेरा दिल करता है आपसे बातें करती रहूँ। वो मुस्कुराई। आरिस ने उसकी पेशानी पर प्यार किया था। और मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें सुनूंगा। आरिस ने उसको अपने सीने से लगा लिया था और उसके बालों में देर हाथ चलाता रहा। अचानक मैसेज ब्लिंक हुआ तो आरिस की नज़र अपने मोबाइल पर गई थी। एक पल वो चेहरे के रंग से उड़े। उसने आयत को झुककर देखा था जिसकी आंखें बंद थी, लब मुस्कुरा रहे थे। उसने एहतियात से उसको अलग किया था। अब तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ, ओके? वो उसके बाल थपथपा कर बोला तो आयत ने सर हिला दिया था और पीछे हो गई। आरिस ने उसके देखने से पहले मोबाइल उचक लिया था और उसको प्यार से देखा। रेडी रहना, हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे, उसने कहा। नहीं, मुझे सबके साथ जाना है, आयत ने जल्दी से कहा। अब तुम मुझे कहो ज़रा कि मुझे कहीं ले जाएं। वो मसनूई नाराज़गी से बोलता वहाँ से निकल गया था जबकि आयत बेहद खुशी से मुस्कुरा दी थी। रात गुजर गई थी, दिन निकल आया था। नैन यूं ही सोफे पर बैठी थी। रात भी वो उसका हाथ छोड़कर खुद स्टडी रूम में चला गया था। रो रो कर उससे अपनी आंखें सुजा ली थी। सर दर्द से फटने लगा था। कबीर उसके लिए कितना अहम था ये बात उसे अब समझ आई थी। कबीर बाहर आया और नैन को एक निगाह देखकर वॉशरूम में चला गया था। गोया अब भी वो उससे नहीं बोल रहा था। नैन यूं ही बैठी रही यहाँ तक कि वो बाहर निकला और नैन जल्दी से उठी थी और कबीर तक पहुँचते कि उसको चक्कर सा आया और वो एकदम फर्श पर गिरी थी। कबीर जल्दी से उस तक पहुँचा। नैन, उसने नैन का जर्द पड़ता चेहरा हाथों में थाम लिया था जबकि नैन उसके सीने में चेहरा छुपाकर रो दी थी। कबीर, मेरे साथ ऐसा मत करे, वो बोली। क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? कबीर ने गुस्से से उसको देखा मगर उसे नैन का बीपी लो सा लग रहा था। वो बिल्कुल ढीली हो गई थी। उसे अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लेटाया था। नैन ने आंखें बंद कर लीं
उसमें चलने की हिम्मत नहीं थी। कबीर उसे हैरानगी से देख रहा था। हम डॉक्टर के पास चलेंगे, रेडी हो जाओ, कबीर ने कड़क लहजे में कहा। मुझे नहीं जाना, नैन बोली। कबीर ने उसकी तरफ देखा था। अगर तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें मना लूँगा तो तुम्हारी भूल है, वो घूर कर बोला था। तो मुझे मनाने का मौका दे, मेरी बात तो सुन ले। नैन का लहजा भीग गया। मुझे कुछ नहीं जानना, वो दांत पीस कर बोला, जबकि नैन ने फिर से सर थाम लिया था। कबीर तशवीश से उसको देखने लगा। उठो, उसने नैन का हाथ पकड़ा। नैन रोती हुई उठ खड़ी हुई थी। कबीर ने उसको सहारा दिया और बाहर निकल आया था, जबकि मदीहा नैन की तरफ पड़ी, उसकी तबीयत ख़राब देखकर। क्या हुआ है, वो कबीर की तरफ देखकर पूछने लगी, जबकि कबीर ने नैन के हाथ से हाथ निकाल लिया था। पता नहीं, सुबह से चक्कर आ रहे हैं, मैं डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, कबीर कुछ भी ना समझते हुए बोला। हाँ हाँ बेटा, ले जाओ, देखो कैसे जर्द हो रही है। मदीहा फिक्रमंद थी। मुझे कुछ और लगता है मामला भाभी। सोफिया आगे बढ़ी और नैन के चेहरे को छुआ था। मदीहा एकदम सब समझते हुए मुस्कुराई थी और कबीर की तरफ खुशी और हैरानगी से देखा, जबकि कबीर कहाँ कुछ समझा था। आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? कबीर उनकी मायनी खेज हंसी पर उनकी तरफ देखने लगा था। कुछ नहीं, तुम ऑफिस जाओ और मैं सोफिया के साथ नैन को हॉस्पिटल ले जाऊंगी। मदीहा ने उसके शाने पर हाथ रखा। मम्मा, आप बताएंगे कुछ? वो जंसला गया। पहले कल से मूड ख़राब था। मुझे लगता है मेरा बेटा बाबा बनने वाला है। खुशी से उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था, जबकि नैन ने एकदम निकाह उठाकर उनकी तरफ देखा। कबीर तो साकित खड़ा था। हैरानगी उसके चेहरे से वाजिया थी, शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था। वाकई मम्मा, लबों में मुस्कुराहट दबाए उसने नैन को देखा था। जी हाँ, मगर अभी मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर के पास जाओगी तो ठीक से पता चलेगा। वो कहकर नैन को चेयर पर बिठाने लगी तो इसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। तो आप अभी चली जाए ना, कबीर बेताबी से बोला। लहजे में खुशी का आंसर था। मदीहा, सोफिया, तंजीला तीनों हंसने लगी थी। अभी कोई डॉक्टर नहीं बैठी होगी, तंजीला ने कहा उसकी बेताबी पर, जबकि कबीर कुछ खफीफ सा हुआ था। नैन को नजरों में भरसा लिया, जबकि नैन उससे निगाह चुराने लगी थी। कबीर ने इन तीनों की वजह से निगाह ज़बरदस्ती फेर ली, वरना दिल तो बिल्कुल नहीं था। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि यही वजह। वो फिर से मुस्कुरा दिया और अखबार चेहरे के आगे लगा लिया था। तभी आरिस और आयत भी नीचे आ गए थे। आओ आयत, बैठो, नाश्ता करो, मदीहा ने उसको कहा। नहीं अम्मी, मैंने तो नाश्ता कर लिया, आयत ने बताया। तो मदीहा ने फिर भी ज़बरदस्ती उसे बिठा लिया, जबकि आरिस चेयर घसीट कर बैठ गया था। चेहरा संजीदा था, जैसे ध्यान भटका हुआ हो। तुम्हें असलम साहिब की फ़ाइल दे देंगे। तुम्हें असलम साहब फ़ाइल देंगे, उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि डैड इस प्रोजेक्ट पर तुम्हें अकेले को लगाना चाहते हैं और हो सकता है कुछ दिनों तक तुम पिंडी जाओ। कबीर ने अखबार साइड पर रखा और आरिस की तरफ देखा था। जी भाई, आरिस ने फ़ौरन कहा और अचानक फिर से उसका सेलफोन बजने लगा था। उसने सेलफोन निकाला और स्क्रीन देखकर उसने एक लंबा सांस लिया, दांत पीस कर, जबकि इर्द गिर्द पे कनखियों से देखा कि कोई देख ना ले, मगर कोई उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। आयत नैन से बात कर रही थी और अब एकदम वो काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी। न जाने क्यों आरिस को आवाज़ सुनाई दी। देखकर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कबीर भी हंस रहा था। उसका सेलफोन फिर से बजा तो उसने कॉल बैक पिक कर ली थी और वहाँ से उठा। सब बातों में मसरूफ़ थे, तभी वो वहाँ से उठकर लॉन में आ गया था। तकरीबन 20 मिनट उसने फ़ोन में गुफ्तगू की थी किसी से, और जब अंदर शोर की आवाज़ पड़ी तो उसने सेल ऑफ कर दिया था, जबकि पेशानी पर तफक्कुर से भरी लकीरें थी, जिन्हें वो हटाता अंदर दाखिल हुआ और मुस्कुराता हुआ चेयर पर बैठ गया था। आराम से बैठो। आयत एकदम उठी थी। जोश से आरिस ने उसको घूर कर टोका था। इस लड़की को अपनी हालत का एहसास तो बिल्कुल नहीं था। इतनी बड़ी खुशी की खबर है, मैं कैसे आराम से बैठूं? आयत ने कहा तो आरिस ने सबकी तरफ देखा था। ठीक कह रही है आयत, अगर ये खुशी की खबर पक्की हुई तो ताया अब्बू, हम फंक्शन करेंगे। हमने तो पहले आयत की बारी में भी नहीं किया था। परीशे बोली तो मुर्तज़ा मुस्कुरा दिए थे, जबकि नैन का तो सर ही नहीं उठ रहा था। कबीर नैन को मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। आरिस ने सब समझते हुए कबीर की तरफ देखा था और एकदम उसके गले लग गया था। वाओ भैया, वो खुशी से बोला था। लिख कर रख ले, आज से LRBU की जान निकलेगी असल, वो मज़े से बोला तो सबका एकदम कहका निकला था। मदीहा, मुर्तज़ा की आवाज़ पर भी जब उन्होंने जवाब नहीं दिया था, वो चंचलाकर खुद ही उठे थे। उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी की फाइल्स मदीहा को निकालने के लिए कहा था, मगर वो तो बेटों की खुशी में शौहर को भूल ही चुकी थी। उन्होंने महसूस किया कि नीचे होने वाले शोर हंगामे में उनकी आवाज़ नहीं जाएगी। तभी उन्होंने अलमारी खोली और फाइल्स का ड्रॉर खोलकर उनमें फ़ाइल तलाशने लगे थे। फाइल्स को उलट पलट करते हुए उन्हें हॉस्पिटल की फ़ाइल नजर आई, जिस पर आयत का नाम दर्ज था। उनकी पेशानी पर लकीरें पड़ी। ये क्या है? वो बड़बड़ाए और इस फाइल को निकाल लिया था। फाइल्स हाथ में लेकर वो आयत के नाम को गौर से देख रहे थे। ये किस चीज़ की फ़ाइल है? तफक्कुर की लकीरें नुमाया हुई और जैसे ही उन्होंने फ़ाइल खोली तो डेट पर निगाह गई थी। 5 महीने पहले की डेट थी। वो नीचे देखते ही कि क्या लिखा है कि मदीहा पीछे आ गई थी और उनके हाथ में आयत की प्रेगनेंसी की फ़ाइल देखकर उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। मुर्तज़ा ने मदीहा को देखा।
आप ये क्यों उठा लिया आपने? मैं तो कह रही थी अभी निकाल देती हूँ फाइल्स। वो एक पल में उन तक पहुंची और उनके हाथ से फाइल्स झपटती थी। मुर्तज़ा ने सांस खींचा। उनका रवैया अजीब तो लगा मगर वो नज़रअंदाज कर गई। आपके बेटों के साथ मसरूफियत थी तो मैंने सोचा खुद ही निकाल लूँ। मुर्तज़ा फिर से बेड पर बैठ गए। मदीहा के हाथ काम से रहे थे। उन्होंने फ़ाइल को दराज में फिर से रखा और मुर्तज़ा की मांगी गई फ़ाइल उनके हाथ में दी थी। आपकी तबीयत ठीक है? मुर्तज़ा ने तशवीश से देखा। जी। मदीहा फीका सा हंसी। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। आरिस तो ख़राब था ही, कबीर भी साथ बैठा है उसके। क्या बनेगा इन लड़कों का? वो नफ़ी में सर हिलाते बाहर निकल गए थे। मदीहा ने उस दराज की जानब देखा। वो फैसला कर चुकी थी इस फाइल को वो अपने हाथों से जलाकर राख कर देगी ताकि ये बात यूं ही दब जाए। वो अगर देख लेते तो शायद क़यामत आ जाती। मुर्तज़ा के पुकारने पर वो दराज को लॉक करती बाहर आ गई थी जहाँ वो सब उसका इंतज़ार कर रहे थे, जबकि जैन भी किसी काम के लिए सुबह सुबह निकल गया था और दूसरी तरफ परीशे और अमल कुछ क्लासेस लेने गई थी। नैन की तरफ मदीहा ने देखा तो उसके पास आ गई थी। बेटा तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे, उन्होंने प्यार से कहा, जबकि नैन भी लेटना चाहती थी तभी वहाँ से उठ गई थी। मदीहा ने आयत की तरफ देखा जो एक बार फिर खाने के लिए चीज़ें उठा रही थी। शायद वो कहीं और बैठने वाली थी। वो मुस्कुरा दी थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी जो बात वो भूल गई है उसे उसको याद दिलाया जाए। मुश्किल से इस बच्ची के चेहरे की खुशियाँ लौटी थी और अगर मुर्तज़ा को कहीं से भी इल्म हो जाता कि शादी से पहले आरिस ने आयत के साथ ये सब किया था तो लास्ट में वो ऐसा कुछ कर जाते कि इन सब की खुशियाँ छिन जाती। तभी उन्होंने दोबारा कमरे में जाकर उस फाइल को वहाँ से गुम करने की कोशिश की, मगर तंजीला के पुकारने पर वो ना चाहते हुए भी वहाँ से उनके पास आ गई। जिमल की आंख खुली तो एकदम वो हड़बड़ा कर उठी थी। इधर उधर देखा। यहाँ अब भी दिन निकलने के बाद भी ऐसा ख्वाबनाक माहौल था कि दिल ही नहीं करता था वो उठे, मगर वो यहाँ नहीं रुक सकती थी। वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकली और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसी तरफ सलार की भी आंख खुली थी। उसने मुंदी मुंदी आंखों से उस सुर्ख आंचल को अपने कमरे से भागते हुए देखा था और वो दोबारा तकियों को सीने में पीछे लेट गया था। कौन था ये? वो बड़बड़ाया और एकदम जैसे होश में लाकर किसी ने उसे पटक दिया। वो तीर की तेज़ी से उठा मगर बेसूद वो जा चुकी थी। क्या वाकई यहाँ जिमल थी? बालों में हाथ फेरता वो मुंह पर दूसरा हाथ रखे सोच रहा था। उफ, और सो तुम सलार मुर्तज़ा, नींदें पूरी करो। औरतों को भी कम नींदें आती होंगी जितनी तुम्हें आती हैं। वो खुद को कोसता सर झटक कर शॉवर लेने चला गया था, जबकि जम्मल सीढ़ियों से नीचे उतरी तो नीचे सब थे। उसको रोना आया। बेइज्जती होगी उसकी। अगर सब ने देख लिया तो वो क्या सोचते उसके बारे में, मगर सब उसकी जानब से पीट किए बैठे थे। तभी वो मौका पाती आयत के रूम में जल्दी से घुस गई थी। शुक्र था किसी की उस पर नज़र नहीं गई थी। वो खुद भी शॉवर लेने चली गई। यहाँ आयत के कपड़े मौजूद थे। वो आयत के कपड़े तब से इस्तेमाल कर रही थी। कैसे हैं आप? समीर ने मुस्कुराकर उनकी जानब हाथ बढ़ाया, जिस पर मुर्तज़ा ने उसका हाथ थाम लिया था। मुझे लगता है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक्चुअली मैं ये पूछने आया था कि क्यों आप इनकार कर रहे हैं बार बार इस रिश्ते पर। समीर खुश इखलाकी से बोल रहा था, मगर चेहरे पर मकरूपन साफ दिखाई दे रहा था। मेरे बेटे नहीं राज़ी बेटा, और वैसे भी ख़ानदान से बाहर शादी करने पर मेरा भी दिल नहीं मानता, मुर्तज़ा ने सहूलत से कहा। खैर, दिल तो आपका राज छुपाने पर भी मानना नहीं चाहिए था, मगर फिर भी आप अपने बेटों से एक की हकीकत को छुपाए बैठे, जबकि वो तो बेचारा खुद भी नहीं जानता उसका असल क्या है। समीर की बात पर मुर्तज़ा के हाथ में मौजूद पेन एकदम नीचे गिरा था। समीर ने मुस्कुराकर उनका बुखलाना देखा था। शायद आप जान गए हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। समीर हंस दिया। क्या बकवास है ये? क्या भौंके जा रहे हो? वो एकदम धाड़े। मुझे लगता है तुम्हारे बेटे तुम पर ही गए हैं, मगर तुम्हारे तो 3 बेटे हैं बस। समीर ने आंखों को जंबिश दी थी। चौथा बेटा? वो रुक गया, जबकि मुर्तज़ा ने एकदम उठकर उसका गिरेबान पकड़ लिया था। मुंह बंद करो अपना और निकलो यहाँ से। अब मुझे समझ आया कबीर ने मेरे लाख बार कहने के बावजूद भी इनकार क्यों किया। वो उसकी आंखों में देख कर गुरा रहे थे। यही तो मसला है, तुम्हें अपने बेटों पर बड़ा यकीन है। तुम उनके सारे ऐप खुद में छुपा लेना चाहते हो, जबकि वो सब भी एक दूसरे को छुपाने की सलाहियत रखते हैं। तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी है, मगर जब ये बात खुलेगी तो तुम्हारा घर मिट्टी भरी रेत की तरह ढह जाएगा। समीर ने उन्हें दूर झटका और अपना गिरेबान उनके हाथ से छुड़वाया था। दफ़ा हो यहाँ से, मुर्तज़ा चिल्लाई। आ चलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस इस रिश्ते पर हामी भर दो। वो हंसा, जबकि मुर्तज़ा ने गार्ड्स को बुलाने के लिए मुंह खोला, जबकि समीर इससे पहले ही वहाँ से चला गया था। जाते जाते उन पर जताती नजरें भी गाड़ गया था। मुर्तज़ा की सांसें फूलने लगीं। वो सर थाम गए थे। कबीर अपने कैबिन से निकला तो उसने बाहर की तरफ समीर को जाते हुए देखा था। उसे हैरानगी हुई, ये यहाँ क्यों आया था? यानी अब ये खुद मुर्तज़ा को फोर्स करने आया था। उसका दिमाग घूम गया। उसको सबक सिखाना ही होगा। वो सोचती हुई उसके पीछे भागा, मगर अफसोस वो वहाँ से जा चुका था। वो दोबारा अंदर की तरफ दौड़ा और मुर्तज़ा के रूम में आया था, जहाँ मुर्तज़ा सोफे पर बैठे थे। कबीर उनकी तरफ पड़ा था। बाबा आप ठीक है? वो सुख चेहरे से गुस्से से भुनता सवाल करने लगा था, जिस पर मुर्तज़ा ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया था और उसके शाने पर हाथ रखा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बोले।
वो समीर क्या करने आया था? कबीर को उनकी बात पर यकीन नहीं आया। उनका हाथ थाम कर बोला था, कुछ नहीं, इसी बात पर जोर देने आया था, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। वो कबीर का शाना सहलाते हुए बोले थे। मैं इस आदमी का मुंह तोड़ दूंगा दोबारा इसने यहाँ कदम रखा तो। वो गुस्से से बोला था तो मुर्तज़ा ने उसका कंधा थपका। वो जा चुका है, तुम भी अपने रूम में जाओ, काम पर ध्यान दो। मुर्तज़ा बोले तो कबीर उनको देखता रहा। बाबा वाकई ठीक है? वो फिर से पूछने लगा, जिस पर मुर्तज़ा ने सर हिला दिया था। तो कबीर को कुछ तसल्ली हुई और वहाँ से उठा। उससे सालार से इस बारे में डिस्कस करना चाहिए था। वो सोचता हुआ बाहर निकल गया, जबकि पीछे मुर्तज़ा ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था और उनकी हथेली भीग गई। सालार के चेहरे के तासुरात सख्त से सख्तर होते जा रहे थे। अगर बाबा को कुछ हुआ तो गर्दन उतार दूंगा, वो टेबल पर हाथ मारते हुए चीखा था। मुझे भी यही लगता है, इस समीर को सबक सिखाया जाएगा तभी ये बाज आएगा। कबीर खुद भड़का हुआ था। सोफिया और मदीहा नैन को लेकर डॉक्टर के पास गई थी, जबकि तंजीला अपने कमरे में थी और आयत भी। सिर्फ सिमल थी वहाँ, जबकि सालार का ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल नहीं था। वो तो किसी बात पर गुस्से से आग बगोला हो रहा था। सिमल उसका सुर्ख होता चेहरा देखने लगी और उसके आगे झिझकते हुए कॉफ़ी का कप रख दिया था। उसका पिए भी एक तरफ खड़ा था। आपको दूँ? जिमल ने उससे पूछा। इस वक्त मुझसे बात मत करें, वो सालार की जानब देखता बोला। तो जिमल एकदम उससे दूर हो गई थी। ठीक है, फ़िलहाल 4-5 दिन बाद आऊँगा, डैड को अभी मत बताना, कल सुबह बताना कि मैं यहाँ नहीं हूँ, सालार बोला। और ये दोबारा आए तो बस एक कॉल कर देना, इसको उठवा कर ऐसी जगह गायब करवाऊँगा, दोबारा दिखेगा नहीं किसी को, भड़क कर बोला। फ़ोन बंद कर दिया था। फ़ोन को टेबल पर फेंका। तुम्हारे पास कासिम का नंबर है? उससे पीए की तरफ देखा। जी सर है, पीए ने कहा तो उसने सर हिला दिया था और नीचे सर करके नाश्ता करने लगा। जिमल एक तरफ खड़ी थी। तुम क्यों यूँ खड़ी हो? उसने घूर कर जिमल को देखा। गुस्से से शायद दिमाग फिर गया था। जिमल झिझक कर इधर उधर देखने लगी, जैसे ये बात उसको नहीं किसी और को कही गई हो। सालार ने ज़बत से उसको देखा था। मेरे सामने बैठ जाओ, वो बोला। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना। जिमल घबराकर इनकार करने लगी। सालार ने कांटा उठाकर प्लेट में मारा था। जोर जितना कहा है उतना करो, वो धाड़ा तो जिमल को शर्मिंदगी हुई, जबकि आंखें भी भीग गईं। वो उसके सामने आकर बैठ गई थी। कब की फ़्लाइट है? जिमल की तरफ अपना झूठा कांटा बढ़ाते हुए अपने पिए से सवाल कर रहा था, जबकि जिमल का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। बिल्कुल लिहाज नहीं था उसे किसी का भी। सर अब से 40 मिनट बाद, पिए ने जवाब दिया तो उसने इस बात में सिर हिलाया। और जिमल ने जब उसके मुंह खोलने पर भी कांटा नहीं हटाया तो बाइट ले ली, जबकि दिल अलग धड़क रहा था। सालार चुपचाप नाश्ता करा रहा था। तुमने आयत के कपड़े क्यों पहने? संजीदगी से पूछने लगा। जिमल चौंक गई थी। सालार ने चिढ़कर कांटा फेंका था। हर बात घबरा जाना, इनकार करना, चौंकना या डरना ज़रूरी है तुम्हारा? वो कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहा था। सिमल सर झुका गई, आंखें भीग गईं। वो कितना रूड हो रहा था। उसका अंदाज तो जैसे पहचान में ही नहीं आ रहा था। तुम रात मेरे रूम में थी? अगला सवाल हुआ। सिमल का ज़बरदस्त जवाब दे गया था। आंखों पर हाथ रखे वो रोने लगी थी। सालार ने दांत पीसे थे। चुप, बिल्कुल चुप, जान निकाल दूंगा तुम्हारी अगर रोने की ज़रा सी भी कोशिश की तो, वो कांटा उसकी जानब करते हुए बोला था। जिमल ने सांस रोक लिया था। ऊपर देखो, वो हुक्म देने लगा। जिमल ने नहीं देखा था। मुझसे जिद लगाओगी? सालार चेयर छोड़कर उठने लगा, जबकि जिमल ने फ़ौरन उसकी तरफ देखा। आंखों में शिकवा था। सालार इन गहरी आंखों में देखने लगा था। ये पैसे लो, 4-5 दिन मैं यहाँ नहीं हूँगा तो सुकून से गुजार लेना, और परीक्षे आयत या भाभी के साथ शॉपिंग पर चली जाना। अब मैं ना देखो तुम किसी की उतरन पहन रही हो, और जब मैं वापस आऊँ तो बिल्कुल इंसानों वाला बिहेव करना। ये जो तुम हर वक्त बकरी का बच्चा बनी रहती हो, मेरे 2 थप्पड़ ही तुम्हें दुरुस्त कर देंगे, वो बोला और उठा था। और ये नाश्ता पूरा करो अगर मेरे साथ खाना है तो। वो रुक गया था। जिमल उसी की तरफ देखने लगी। उसके पास आया और उसके हाथ में क्रेडिट थमाकर वो पिए की तरफ पीट के उसके गर्दन के करीब झुका था। गुलाम हाजिर है मैडम, रोमांस के लिए तो मैं गुस्से में भी तैयार हूँ। वैसे मुझे लगता है गुस्से में वेल रोमांस होता है। वो ब्रूज काकर जैसे उससे इस बारे में राय जानने लगा था। जिमल उससे दूर होने लगी। अगली बार मेरे रूम में आना तो ज़रा मेरे जागते में आना। मुझे बहुत बुरा लगा, एक रात हम दोनों एक कमरे में गुजार चले हैं और मैं अपनी बेहुदा नींद के हाथों अब तक तुम्हारे होश ठिकाने नहीं लगा सका। उसका गाल थपथपाकर वो मुस्कुराया था। जिमल का चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो गया था। सालार ने मामूली सा उसकी गर्दन पर लम्स छोड़ा। जिमल ने क्रेडिट कार्ड पर गिरफ्त सख्त कर ली थी। वो देख रहा है। वो शर्म से दोहरी होने लगी, जबकि सालार तो इन भीगी पलकों में ही खो गया था। वो भी बेहया है मेरी तरह, वो बताने लगा। जिमल उससे दूर हो गई थी। ओके, तो तुम्हें मेरी सारी बात समझ आ गई, वो उठकर बुलंद आवाज़ में बोला, जबकि पिए की तरफ अब भी पुश थी। जिमल में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी सर उठा सकती। सालार ने एक नज़र देखने पर ही आंख दबाई और यूं ही बाहर निकल गया था, जबकि पिए ने दिल में ही उसे ठरकी का खिताब दिया था। जिमल का दिल न जाने क्यों तितलियों को उड़ता महसूस कर रहा था। आज लबों पर उसकी कुर्बत से मुस्कुराहट सी आ गई थी, मगर उसके मुड़ते ही मुस्कुराहट ख़त्म हो गई।
अफशीर उसी के पास आ रही थी। उसका बस नहीं चला वो वहाँ से कहीं दूर चली जाए। अफशीर ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से वो क्रेडिट कार्ड छीना था। तेरी औकात इस घर की मुलाजमा से भी कमतर है। तू सिर्फ मेरी उतरन पहनेगी, तू हमारी आयत का भी उतरन पहनने के लायक नहीं। वो उसको घूरते हुए बोली और वहाँ से मुलाजमा को आवाज़ दी थी जिसके एक हुक्म पर आ गई थी। मेरे कमरे में मेरे पुराने कपड़े, आयत बीबी के कपड़े निकाल कर मेरे कपड़े इस मनहूस के लिए अलमारी में सजा दो। कहकर वो बिना मज़ीद उसको कुछ कहे वहाँ से चली गई थी, जबकि सिमल वहीं खड़ी रह गई थी। समीर का दबाव मुर्तज़ा साहिब पर बढ़ने लगा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो बीमार पड़ गए। उनकी ख़राब तबीयत पर सब परेशान हो गए, जबकि मुर्तज़ा किसी को ये बात बता नहीं सकते थे। उन्हें इस बात के खुलने पर अपने दिल पर तीर चलते महसूस हो रहे थे। बिल्कुल खामोश से होकर वो कमरे की हद तक रह गए थे। सालार को गए हुए 3 दिन गुजर चुके थे, जबकि वो 5 दिन का कहकर गया था ताकि अपना काम पूरा करके एक बार ही वापस लौटे। मगर एक बार भी मुर्तज़ा ने उसे फ़ोन नहीं किया था, जैसी उनकी आदत और तबीयत थी। दूसरी तरफ कबीर के यहाँ खुशखबरी का कन्फर्म सुनकर भी वो मुस्कुराकर उसके शाने पर हाथ रख गई, जबकि कबीर ज़रा मायूस सा हो गया था। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अभी तक उसके बाप ने नैन को कबूल नहीं किया था। आरिस ज़्यादातर बाहर रहने लगा था। आयत इस बात पर गुस्सा करती तो उसे प्यार से मना लेता, मगर हैरान आरिस भी था कि उसके बाप ने अब तक इस चीज़ पर हंगामा क्यों नहीं मचाया। जबकि सैन अपनी सोचों में गुम था कि वो कैसे मुर्तज़ा को कहे कि वो ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता है। सब भी मुर्तज़ा की खामोशी को महसूस कर रहे थे। मदीहा ने बारहा पूछा कि वो उनको तो बताएं आखिर मसला क्या है। सालार ने मदीहा के पास फ़ोन भी किया था कि बाबा का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा, तो मदीहा ने उसको उनकी तबीयत की ख़राबी का बताया, जिस पर वो बेचैन हो गया और जल्दी वापस लौटने का कहा था। कबीर गमज़दा सा हो गया था कि उसका बाप उसकी खुशी में खुश नहीं, और रिश्तों में गुंदे लोग या रिश्तों से मोहब्बत और अमीर देखने वाले लोगों के लिए अपने रिश्तों की खुशी सबसे अहम होती है। जब आपकी खुशी में वो शख्स खुश ना हो जिसको अपने आइडियल समझते हैं, तो आपके लिए अपने से जुड़ी हर चीज़ बेमायनी हो जाती है। और यही हाल कबीर का था। वो खुद भी इन 3 दिनों में बेहद खामोश हो गया था, जबकि नैन सोच रही थी कि वो अब भी उससे बदजन बदगुमान है। उसे अपनी औलाद का सुनकर कोई खुशी नहीं हुई, और यही बात उसे अंदर अंदर टेंशन कर रही थी। और वो इस बात से भी वो उससे बात भी करती तो इतना नॉर्मल और ठंडे लहजे में जवाब देता कि नैन चुप सी रह जाती। अक्सर उसने कभी इससे माफ़ी मांगने की कोशिश की थी, मगर वो आजकल काम में ज़्यादा मसरूफ़ था या मसरूफ़ ज़ाहिर होने की अदाकारी कर रहा था। जो भी था, नैन इन कुछ दिनों में बेहद तकलीफ़ महसूस कर रही थी कबीर के रवैये से। हारिस बाबा से मिला, उनकी तबीयत पूछी और कनखियों से उनकी तरफ देखा। वो कल रात घर नहीं आया था जिसका उन्हें इल्म था, मगर वो फिर भी कुछ नहीं बोले थे, कोई सवाल नहीं किया था। आरिस को समझ नहीं आई। मदीहा ने आरिस की तरफ देखा और आरिस से माँ की तरफ। दोनों की आंखों में एक जैसा सवाल था। जवाब दोनों के पास ही नहीं था। आरिस कुछ देर बैठा रहा कि वो कुछ बोले, मगर मुर्तज़ा कुछ नहीं बोले तो तशवीश भरने लगी थी। आरिस माँ को एक नज़र देख कर उनके पास से उठ गया था। परेशानी की लकीरें उसके माथे पर सजी थी। वो अपने कमरे में आया तो आयत को सोफे पर बैठी देखा। शायद वो नमाज़ पढ़कर बैठी थी, क्योंकि उसके खूबसूरत चेहरे पर नमाज के अंदाज में दुपट्टा बंधा था। वो काफ़ी हेल्दी भी हो गई थी, उठती बैठती भी अब ज़रा सहारे से थी। हारिस को वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगी। वो मुस्कुरा दिया था। कहाँ थे आप? आयत ने दुपट्टा खोलकर उसकी तरफ देखा। हारिस उसके नज़दीक आ गया। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, भले तुमसे दूर क्यों ना हो। उसने जैसे जवाब दिया, आयत ने एकदम उसकी तरफ देखा था। आप मुझसे दूर नहीं जा सकते, तो ऐसा मत कहें, वो संजीदगी से बोली और उसके हाथ थाम लिए थे। ऑफ कोर्स यार, मैं तुम्हारे पास पास ही हूँ, कहाँ जाऊँगा तुम्हें छोड़कर। उसने प्यार से उसका गाल थपथपाया। बात मत टालें, कहाँ थे आप रात भर? आप जानते मैं कितना परेशान थी। मैं एक पल को नहीं सोई आरस। आयत उसके पास बेड पर बैठ गई, जो झुककर अपने शूज़ उतार रहा था। एक दोस्त की तरफ था। आरिस ने कहा, मुझे खाना दे दो, बाबा की फ़िक्र अलग हो रही है, न जाने क्या हो गया उनको। वो पीछे गिर गया, पेट पर हाथ फैलाकर। कुछ इस तरह की टांगें उसकी बेड से नीचे थी, जबकि बाकी वजूद बेड पर था। आयत ने उसकी तरफ देखा। वो उसकी बात को अहमियत ही नहीं दे रहा था कि वो कल रात उसके लिए कितना परेशान रही थी, और इतने आराम से बस दोस्त की तरफ कहकर वो आंखें बंद कर गया था। आरिस, आयत ने उसके सीने पर हाथ रखा और ऐसे बोली कि आरिस ने लंबा सांस खींचा था, मगर आंखें नहीं खोली। आयत खुद ही उसके सीने पर झुक गई, करीब से गौर से उसका चेहरा देखने लगी। मुझे आप पर यकीन है, बस मैं परेशान थी आपके लिए। मैं आप पर पाबंदियाँ नहीं लगा रही कि आप कहीं ना जाएं, बस बता दिया करें ताकि फ़िक्र ना हो, प्लीज़। वो प्यार से उसके चेहरे पर उंगली से सतर खींचती हुए बोल रही थी। हारिस ने आंखें खोलकर उसकर देखा था और सख्ती से दोबारा आंखें बंद कर लीं। आयत उसे देखती रही, लबों पर मुस्कुराहट थी। हारिस ने फिर से आंखें खोली। आप जब जब आंखें खोलेंगे मुझे ही पाएंगे अपने सामने। वो हंसती। अब खाना दोगी? वो बोला तो आयत का चेहरा एकदम उतर सा गया था, जबकि चेहरे पर सुर्खी छा गई। मैं बस, उसकी तहकलामी पर वो रो देने को थी। जाओ आयत, मुझे खाना ला दो प्लीज़, आरिस झंझलाकर बोला था। और आयत जल्दी से उठ गई थी।
ध्यान से, अचानक वो बोला और सर उठाकर उसकी तरफ देखा था। आयत ने आरिस की जानब देखा। इस वक्त उसका दिल कर रहा था रो दे, मगर सर हिलाती वो वहाँ से चले गई, जैसे वो बुरी तरह कंफ्यूज हो। वो समझ नहीं रही थी कि क्या हुआ है आरिस को। अगर जल्दी उसकी थकावट का सोचकर उसने खुद को फ्रेश किया, आरिस के लिए खाना निकालने लगे, तभी नैन किचन में आ गई थी। भाभी, आपने जिमल भाभी को देखा है? आयत ने उसकी तरफ देखा जो अपने लिए चाय बनाने लगी थी। नहीं, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तो कमरे में थी सुबह से, नैन कप में चाय अंडेलते हुए बोली थी। देखिए ज़रा, जब से सालार भाई गए हैं गायब ही हो गई हैं। मुझे तो समझ नहीं आती वो इतना डरती क्यों है। आयत ने नफ़ी में सर हिलाया, जबकि नैन ने भी सर हिला दिया था। वैसे आप रात में चाय पियेंगी तो जागती रहेंगी। आयत ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। नैन ने भी उसकी तरफ निगाह उठाई थी। क्या बताती उसको जो वो महसूस कर रही थी? उसकी रातों की नींदें ही उड़ गई थी। उसका गाल थपथपाकर नैन वहाँ से बाहर निकलकर कमरे में आ गई, जबकि आयत भी ट्रे में खाना लगाकर वहाँ से निकली और ऊपर रूम में आई तो दरवाजे के बाहर से उसे आरिस की आवाज़ आ रही थी। वो शायद किसी से बात कर रहा था, मगर इतने गुस्से में क्यों था? वो लफ्ज़ों पर तवज्जो दिए बिना अंदर दाखिल हुई तो आरिस ने एकदम उसकी तरफ देखा था। आरिस का चेहरा बुरी तरह सुर्ख हो रहा था। आयत उसको देखकर घबरा गई थी। आरिस, वो उसकी तरफ बढ़ी। आरिस ने सेल फोन ऑफ कर दिया था और ज़बत से उसको देखा था। आयत, अगर मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ तो तुम्हारा बीच में बोलना ज़रूरी है? वो सपाट लहजे में गुस्से से बोला था। आयत जो उसकी तरफ बेताबी से देख रही थी वहीं पर रुक गई थी। उसका सख्त लहजा बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले होता था। आयत के चेहरे पर तकलीफ़ के आसार से उभरे थे और वो उन्हीं कदमों से कमरे से बाहर निकल गई, जबकि आरिस ने अपना सर थाम लिया था और पाँव से टेबल पर ज़ोर से लात मारी थी, जैसे सारा गुस्सा टेबल पर निकाल देना चाहता हो। टेबल पर से सामान गिर गया था। वो बेड पर बैठ गया। आयत डुबडुबाई आंखों से अपने कमरे में आ गई। उसे लगा यहाँ जिमल होगी, मगर कमरे को खाली देखकर वो हैरान हुई। यहाँ जिमल नहीं थी, मगर वो तादेर नहीं सोच सकी क्योंकि उसका दिल टूट गया था। आरिस का रवैया उसके साथ दोबारा से पहले जैसा हो रहा था और आयत का दिल बैठ रहा था ये सोच सोच कर। वो बेड पर बैठकर रो दी थी, जबकि कमरे को ताला भी लगा दिया। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ दरवाजे पर कोई है। आयत, आरिस की आवाज़ आई। मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए यहाँ से, आयत ने कहा, जबकि आंसू साफ किए थे। भूलो मत मैडम, तुम्हारे कमरे में ताले लगे होते हैं, फिर भी मैं घुस जाता हूँ तुम्हारे कमरे में। याद है तुम्हें वो रात? उसे याद दिलाने लगा जिस रात के बारे में आज सोचना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उस रात की हैसियत वो बयान नहीं कर सकती थी। उस रात आपने गुनाह किया था। आयत ने उसे याद दिलाना चाहे। तुम मेरी बीवी थी और मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। फ़िलहाल दरवाज़ा खोलो, मेरा कोई मेहनत का मूड नहीं। आरिस ने फिर से बजाया था। नहीं खोलूँगी। आपका रवैया क्यों बदल गया? मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ पहले की तरह छटकने लग गए हैं। आयत भीगे लहजे में शिकवा करने लगी थी। मैं थका हुआ हूँ आयत, आई नीड रेस्ट विद यू। बाहर आओ। आरिस झंझलाया था। आयत को इस वक्त सख्त मतलबी लगा था। यानी उसे अपने लहजे का कोई एहसास नहीं था, बस उसे उसकी तलब थी। तभी वो उसके दरवाजे पर खड़ा था। आयत ने भी जिद बांध दी, आज तो बिल्कुल नहीं जाएगी। मैं नहीं आ रही, मैं भी थकी हुई हूँ और मुझे आप नहीं चाहिए हो, वो बोली। लहजा ज़िद्दी था। सोच लो, आरिस ख़राब तेवरों में बोला था। सोच लिया। आयत घबराकर दरवाजे तक आई, मगर लबों से फिर भी ज़िद निकली थी। मैं कह रहा हूँ एक बार फिर सोच लो, आरिस ने ज़बत से कहा। मैं नहीं आऊँगी, वो उदासी से बोली। वो कैसे बदल गया था? बस 4 दिन प्यार करना था उसने उसको। ठीक है, आरिस ने कहा और वहाँ से चला गया। आयत को महसूस हुआ वो जा चुका है। उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोला तो आरिस नहीं था। उसने इधर उधर देखा, शायद वो चला गया था। दिल बहुत उदास हो गया। उसने उसे नहीं मनाया था। आयत बुझे बुझे दिल से कमरे से निकली और सीधा भागती हुई आरिस के पास आ गई थी। वो लाइट बंद किए बेड पर लेटा था, जबकि टेबल का वॉश और कुछ चीज़ें कारपेट पर थीं। उसने वो सामान उठाया और आरिस के पास आ गई थी। आरिस, वो बोली। आयत जबकि यूं ही उसको देखती रही। उदासी से उसके कोई जवाब ना देने पर वो पलटने लगी थी कि आरिस ने बढ़कर उसकी कलाई थामी और इसे पीछे बिस्तर पर खींच लिया था। आयत की चीख निकली। आरिस को परवाह नहीं हुई। आरिस ने उसका मुंह सख्ती से जकड़ लिया था। आरिस, मुझे डर लग रहा है। वो रो देने को थी। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, मुझसे दोबारा बहस मत करना। सख्ती से उसका मुंह झटक कर वो बोला था। आयत कुछ नहीं बोली, जबकि वो तादेर उसको देखता रहा और एकदम उसका चेहरा ऊपर करके वो उसके चेहरे पर चुका था। उसकी सांसों को कैदी बना गया। आयत ने कोई मज़ाहमत नहीं की थी, मगर वो उसको रिस्पॉन्स भी नहीं कर रही थी। आरिस उसके दोनों हाथ गर्दन में हायल कर गया था और अपना जादू उसके 4 सू बिखेरने लगा। कुछ ऐसे कि आयत बहक गई थी, जैसे उसका दिमाग और वजूद आरिस का ग़ुलाम होने लगा और वह खुद ब खुद ना चाहते हुए भी उसके पसंद के काम करने लगी। नैन कबीर को काम करता देखती रही और जब उसका हौसला टूट गया तो उसने चेहरा अपने हाथ में छुपाया और टांगे समेट कर रोने लगी थी। वो ये बोझ मसीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि वो उसकी बेरुखी नहीं सह पा रही थी।
कबीर उसके रोने पर मुतवज्जो हुआ, पीछे मुड़कर देखा और पेन छोड़कर वो उसके पास आया, उसके सामने बैठ गया था। अब क्या हो गया? कबीर ने सपाट लहजे में पूछा, जबकि नैन उसका हाथ पकड़कर उठती हुई अचानक उसके गले लग गई थी। कबीर उसका वजूद देख रहा था जो उसके सीने से लगा था, जबकि उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए वो रो रही थी। कबीर, इस तरह मत करे मेरे साथ। उस दिन से लेकर आज तक तुम यही बात कह रही हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? कबीर ने उसको खुद से दूर किया था। नैन की निगाहें झुक गईं। तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया नैन। तुम मुझे अब भी असल वजह नहीं बताओगी, मैं जानता हूँ। और जब मैंने सवाल शुरू किए तो शायद किसी सवाल का जवाब भी ना दे सको। उसको जताता हुआ उठने लगा था। अहमद मेरा मंगेतर रह चुका है, नैन ने बहुत हिम्मत करके बताया था। कबीर को लगा उसके दिल में किसी ने चुटकी सी भरी हो, मगर वो सर नफ़ी में हिला गया था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी नज़र में मंगनी और मंगेतरों की कोई अहमियत नहीं। जो रिश्ता मैंने तुमसे बनाया है वो हकीकत है, और मैं इसी को जानता हूँ। कबीर ने मजबूत लहजे में कहा। अपना हर एहसास छुपा गया था। नैन के हल्क में गिल्टी सी उभरी थी। बस बस यही बात थी। वो हर बात छुपाती जल्दी से उसका हाथ थाम गई थी। मुझे डर था कि आप इस बात को माइंड ना करें, और वो इसी वजह से उसने मेरे हाथ से गिरा ब्रेसलेट उठा लिया। शायद वो नैन कुछ कहते कहते रुक गई थी। कबीर उसकी जानब देखने लगा। वो पीछे हटकर दोबारा बैठ गया था। आर यू श्योर बस इतनी ही वजह है? उससे सवाल किया। नैन कुछ हवास पाख्ता सी हुई। जी बस यही वजह है, उसे नजरें चुरा कर कहा, जबकि कबीर मुस्कुरा दिया। हर अंदेशा जो उसके दिल में वसवसे से डाल रहा था वो दूर हो गया। वो ऐसा ही था, किसी को ज़्यादा टीस नहीं करता था। नैन को अपने सीने से लगा लिया। नैन को लगा वो एकदम सहरा से छाँव में आ गई हो। कांपते हाथों से उसकी शर्ट को थाम लिया था। कबीर ने झंझलाकर अपने शर्ट पर मौजूद शिकनों को देखा। नैन का हाथ हटता चला गया था। सजा बनती है इस बात पर, वो ज़रा तब कर बोला। सॉरी, नैन सर झुका गई। नॉट एक्सेप्टेड। उसको पीछे धकेल कर वो एकदम उस पर हावी हुआ था। नैन उसकी हरकत पर एकदम हंसने लगी थी। हंस रही हो? अभी बताता हूँ। उसके चेहरे पर झुका। ऐसे लगा था जैसे बरसों बाद वो वही प्यार करने वाला कबीर हो। उसका लम्स जा बजा बिखरता नैन को दीवाना करने लगा था। आई लव यू, वो जिस बात से चूर लहजे में बोला था, आवाज़ धीमी थी। नैन झिझक सी गई थी। आई वांट आंसर। कबीर ने उसकी जानब संजीदगी से देखा। चेहरा उसकी गर्दन से निकाला था। नैन ने अपना हाथ उससे छुड़वाया और उसका चेहरा थाम लिया था। आई लव यू आहिस्तगी से, बिल्कुल मध्यम लहजे में वो कबीर को शायद दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे गई थी। वाकई? वो सवाल करने लगा। नैन ने सर हिलाया था। आंखों में मोहब्बतों का जहान था। आंखों में मोहब्बतों का जहान था, यानी मेरा बच्चा खुश नसीब है मेरे लिए। वो हंसा, जबकि नैन भी मुस्कुराई थी, और कबीर ने उसकी मुस्कुराहट को ही चुन लिया। वो अदील के कमरे में थी। कल रात से उसने कुछ नहीं खाया था। यहाँ उसे अफशीन ने बंद कर दिया था। जानबूझकर पहले उसे पूरे कमरे की सफाई करवाई और फिर उसको बंद कर दिया। वो जानते थे एक और दिन चढ़ गया है। आज 5वां दिन था। वो उसकी बेताबियाँ उसके मुंतज़िर थी। इस कमरे में बेहद अंधेरा था, जबकि भूख से जान सूख रही थी। एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकाला था। बस वो आज के दिन की शाम की मुंतज़िर थी, जब शाम होगी और उसकी आमद करीब होगी। वो नहीं जानती थी सिमल के बारे में कोई वहाँ पूछ रहा होगा या नहीं। अगर किसी को परवाह होती तो शायद उस तक पहुँचता। आज उसने दिल से महसूस कर लिया था, जिसके हकूक़ वो इस औरत के खौफ से नहीं दे पा रही थी, वही शख्स सिर्फ उसका है दुनिया में। उसे ही सिर्फ उसकी परवाह है, और उसकी कितनी अथॉरिटी होती है। जब वो यहाँ था तब अफशीन उसके पास भी नहीं भटकती थी। वो बुरी तरह रो दी थी, बच्चों जैसे, जैसे कोई बच्चा खौफ से रो पड़े, जैसे किसी अपने की तलाश हो। बहुत सारे लोगों में जैसे किसी मानूस को ढूंढ रहा। वो मुसलसल दुआ कर रही थी कि वो आ जाए। आज उसने गाना सिंग किया था। ये पहली बार था जो उसने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा था, और डायरेक्टर का कहना था उसका गाना टॉप हिट सॉन्ग्स में शामिल होगा। उसकी पार्टनर भी बहुत खूबसूरत थी, मगर सालार ने महसूस किया था उसके अंदर के फ्लर्ट के भरपूर जरासीम अब सिर्फ सिमल के लिए रह गए थे। मगर शान से काफ़ी फ्रैंक थी और उसको एज ए फ्रेंड ट्रीट करती थी, तभी वो भी उससे बहुत जल्द खुल गया। इस वक्त भी शान जैसे सुकून से उसे अपने चॉपस्टिक से चाउमीन खिला रही थी, जबकि वो गेम खेलने में मसरूफ़ था। दोनों को ही गोया इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था, जबकि चुपके से उनकी तस्वीर खींच ली गई। ये बात दोनों ही नहीं जानते थे। अब दोनों ही किसी बात पर खुलकर हंसे थे। तब भी फ्लैश पड़ा, मगर इन्हें अंदाज़ा नहीं हो सका। रात ना जाने कौन सा पहर था। उसकी आंख खुली तो एकदम उठकर बैठ गई। दिल किया कि वो आंख खोलती तो वो उसके सामने होता, मगर वो नहीं आया था। वो सिसकियों से रो दी, लबों से बेआवाज़ सुलार को पुकारा था। दिल की धड़कनों ने उसको बुलाया था, बस एक बार वो उसके पास आ जाए। वो देख ले कैसी हालत कर दी थी उसकी। उसने अपने आंसू साफ किए। अदील के कमरे में आज उसे तीसरा दिन था, और वहाँ सब अपनी दुनिया में मगन थे कि सालार नहीं था तो उससे जुड़े रिश्ते को किसी ने भी याद नहीं किया।
जिम्मल में उठने की भी हिम्मत नहीं थी और अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। अब वो मज़ीद अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तभी एक तरफ लुढ़क गई थी। वो घर में दाखिल हुआ तो थक गया था। 6 घंटे की फ़्लाइट ने उसे थका दिया था। वो जल्दी से अपने पोर्शन में जाना चाहता था। तब बस ये चाहता था बिस्तर पर ऊंधा होकर सो जाए। मगर घर में दाखिल होते ही पहला ख्याल रगो जहाँ में छुआ था। वो उसको देखने की ख्वाहिश का था। सलार की नज़रों ने ढूंढना चाहा, जबकि वो देख चुका था घर वाले सो रहे हैं और रात 2 बजे भला कैसे कोई उठा हो सकता था। वो अपने पोर्शन में आ गया। फ्रेश होकर उसने बिस्तर पर लेटना चाहा और किसी को सोचे सोने की कोशिश की, मगर नींद उस पर मेहरबान नहीं हुई। एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, जैसे नशा सा टूट रहा था उसको देखने का। वो गुस्से से उठा। आज इस लड़की को एक रोमांटिक सजा देगा ताकि उसके ख्यालों पर सवार ना हो। वो नीचे उतरा और आयत के रूम का दरवाज़ा खोला तो वो खुलता चला गया था। कैसे मेरे स्वागत के लिए खोल कर रखा था, उसके दिमाग में सवाल आया और खुद ही मुस्कुरा दिया। वो अंदर आया तो अंदर कोई भी नहीं था। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला तो वहाँ भी कोई नहीं था। वो परीक्षे के रूम का दरवाज़ा नॉक कर दे लगा। कुछ देर बजाने के बाद उसका सबर जवाब देगा तो उसने ज़ोर से दरवाज़ा बजाया तो नींद में डूबी परीक्षा उठकर सामने आई थी। ब्यू आप? वो हैरानगी से उसे देख रही थी। जिमल कहाँ है? सलार ने अंदर झांका। वो यहाँ भी नहीं थी। अब उसे परेशानी हुई। वो यही होती थी दोनों कमरों में, इसके अलावा वो कहीं नहीं जाती थी। ब्यू मैं तो भाभी से 3 दिन से नहीं मिली, परीक्षा ने हंसी रोकते हुए कहा था। क्या मतलब इस बात का? वो भड़का तो परीक्षा की नींद उड़ी थी। मेरा मतलब ब्यू, भाभी से तो मैं 3 दिन से नहीं मिली। वो अब खुद पर भी हैरान हुई कि उससे तो वाकई सिमल को 3 दिन से नहीं देखा था। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बकवास कर रही हो तुम? 3 दिन से नहीं मिली तो कहाँ है जिमल? वो चिल्लाया उससे कि अभी फाड़ खाएगा। परीक्षा की शक्ल रोने वाली थी और अचानक जैसे वो हवासों में आया था। वो पीछे भागा तो परीक्षा परेशानी से निकली थी। ब्यू कहाँ जा रहे हैं ऐसे? भाभी घर में ही कहीं होंगी। परीक्षा ने उसको तसल्ली देना चाहिए, मगर सलार बिना सुने वहाँ से बाहर निकल गया था। परीक्षा को परेशानी का एहसास हुआ। पहले तो वो सोचती रही कि क्या करे, और फिर उसने झिझकते हुए कबीर के कमरे का दरवाज़ा बजाया। सिर्फ कुछ मिनटों में ही कबीर दरवाजे पर था। परीक्षा एकदम उसने अपने दरवाजे पर देखकर वो पूरी तरह अलर्ट हुआ था। परीक्षा ने भीगी पलकों से कबीर को देखा। वो सलार भी, वो बस इतना कहकर रो दी। सलार ने पहली बार उसे डांटा था। आज से पहले उसने ऊंची आवाज़ में भी उससे बात नहीं की थी। कबीर बाहर निकला। क्या हुआ सलार को? वो बोला और परीक्षा ने बाहर की तरफ इशारा कर दिया था। कबीर बाहर भागा तो नैन जो नींद में सुन रही थी वो उठकर बैठ गई थी। परीक्षा के पास आ गई। परीक्षा और नैन भी वहाँ से बाहर निकले तो सलार अदील वाले पोर्शन की तरफ भागा था। वो दिल के कमरे की तरफ नहीं कि आज अंधेरे में डूबा हुआ था। सलार कहाँ जा रहे हो तुम इस वक्त? कबीर की आवाज़ उसे अपनी पुश्त से आई थी। वो रुक गया। जिमल कहाँ है? उसने बिना किसी लचक के रुककर सवाल किया। कबीर उसके नज़दीक पहुंच गया था, जबकि सोच में पड़ गया कि जिमल को तो उसने भी कई दिनों से नहीं देखा। घर में ही होगी। वो घर में नहीं है, सलार ज़बत से बोला था। तो तुम इसे यहाँ कहाँ ढूंढने आए हो? कबीर ने पूछा। जो मेरा शक है कबीर, अगर वो सच निकला, यकीन मानो इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। वो उंगली उठाकर सुर्ख आंखों से कबीर को देखते हुए ऐसे बोला कि परीक्षा और नैन तो खौफज़दा ही हो गई थी। सलार को कहाँ कभी देखा था ऐसे? सलार कुछ बोलने से पहले उसके वहाँ से आगे अफशीन के कमरे की तरफ आ गया था। सलार, ये गैर इखलाकी हरकत मत करो। अगर सिमल यहाँ ना हुई तो वाकई एक हंगामा उठ जाएगा, कबीर ने गुस्से से कहा। सलार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे किसी की परवाह नहीं थी। किसी की मतलब किसी की भी नहीं। वो अफशीन के रूम के बाहर आया और दरवाज़ा धड़ास से खोला था। ये पोर्शन बिल्कुल अलग था, खासकर अफशीन का। तभी लॉक वगैरह का कुछ ख़ास ख्याल नहीं रखती थी वो, और यहाँ कोई आता भी नहीं था। एकदम दरवाज़ा खुलने से सिकंदर की आंख सबसे पहले खुली। सलार को देखकर उसको हैरानगी हुई, मगर उससे एकदम भड़क उठा था। ये क्या बेहूदगी है? वो चिल्लाए। उनके चिल्लाने से अफशीन भी उठ गई थी। अपनी बीवी से पूछो मेरी बीवी कहाँ है? सलार ज़बत का मुजाहरा करते हुए पूछने लगा था। क्या बोला सलार? और कबीर तुम भी इसके साथ आ गए? हमें क्या पता तुम्हारी बीवी कहाँ है? सिकंदर बिस्तर छोड़कर उठे तो चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। सलार पल में अफशीन तक पहुंच गया, जबकि कबीर उसको रोकना चाहता था। नैन और परीक्षा भी पीछे खड़ी थी, उसका पागलपन देख रही थी। मैं पूछ रहा हूँ जिमल कहाँ है? वो एक एक लफ्ज़ को चबाते हुए बोल रहा था, जबकि जुनून ऐसा था कि सब कुछ तहस नहस कर देगा। सिकंदर का मीटर घूमा। सलार दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जब तक ये नहीं बताएगी जिमल कहाँ है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, सलार ने आंखें निकाल कर कहा। मुझे क्या पता वो मनहूस कहाँ है? अफशीन ने साफ इनकार किया, जबकि सलार आपे से बाहर हो गया। नहीं बताओगी? ठीक है। उसने इधर उधर से सारा सामान उठाकर ज़मीन बोझ करना शुरू कर दिया था। वास उठा कर दीवार पर दे मारे, जबकि अफशीन, नैन और परीक्षा की चीखें निकल गई थी। सलार, कबीर ने उसको पीछे खींचा था। मेरी बीवी कहाँ है? यहाँ मैं किसके पास छोड़ कर गया था उसे? सलार, मुर्तज़ा की ये औकात है कि 3 दिन से उसकी बीवी को किसी ने नहीं देखा। उसका हाथ झटकता मार देने के दर पर था।
कबीर को शर्मिंदगी हुई थी, मगर इस बात का ये मतलब नहीं कि तुम अफशीन चची के साथ इस तरह रवैया करो। कबीर ने उसे सांस दिलाया था। ये औरत बताए कि मेरी बीवी कहाँ है। वो वास तोड़कर उसका एक टुकड़ा लेकर अफशीन पर इससे पहले चढ़ता, सिर्फ डराने के लिए कि अफशीन चीखने लगी। अदील के कमरे में वो चिल्लाई। सब हैरान रह गए थे, जबकि सिलार वहीं वो वास फेंक कर बाहर भागा था। अंधेरे में डूबा कमरा उसकी ऐसी हालत थी कि उसका वजूद के एक एक हिस्से में किसी ने आग भर दी हो। लात मारता उसने दरवाज़ा खोला। कमरे में कब्र सा अंधेरा था। उसने लाइट चलाना चाही तो अंदाज़ा हुआ यहाँ की बिजली बंद की गई है। उसने सब चीज़ें फेंक कर उसे पुकारा तो आवाज़ में तड़प थी। जिमल, वो बेचैनी से बोला, मगर जवाब नहीं मिला। उसने मोबाइल की टॉर्च मारी। वो फर्श पर पड़ी थी, जबकि उसके जिस्म पर अफशीन के पुराने कपड़े थे। सालार दीवानों किसी तरह उस तक पहुंचा। जिमल, उसका चेहरा अपने हाथों में बढ़ते हुए उसको पुकारने लगा था। जिमल। वो रुक गया, उसकी धड़कनों को महसूस करने लगा और उसको इस मनहूस जगह से उचक कर वो लेकर बिना किसी को देखे बाहर दौड़ा था। जब वो घर की तरफ दाखिल हुआ तो उसके भागने से मदीहा भी उठ चली थी। उसको आता देख वो परेशान हो गई, जबकि उसके पीछे कबीर, रोती हुई नैन और परीशे समेत परेशान से सिकंदर भी थे, जबकि सालार सीधा अपने पोर्शन में चला गया था। क्या हुआ है? मदीहा ने कबीर का बाजू पकड़ा। वो जो नहीं होना चाहिए था। कबीर शर्मिंदगी की इंतहा पर था। इतने शोर में मुर्तज़ा भी उठ गए थे, जबकि परीशे ने आरिस, जैन और अमल को भी उठा दिया था। आरिस ने सर थाम लिया था। इतनी बड़ी गलती इन सबसे कैसे हो सकती है? अम्मा, आपको तो ख्याल रखना चाहिए था। आरिस ने माँ की तरफ देखा। बेटा, मेरी गलती है। मदीहा को महसूस हो रहा था इस वक्त उनका बेटा किस कदर बदगुमान हो गया था, और वो सब कैसे कोताही बरत गए थे, वो भी उससे रिलेटेड रिश्ते के साथ। वो सब ऊपर आए तो सिमल बेड पर लेटी थी, होश से बेगाना, जबकि सालार फ़ोन पर किसी से पर धार रहा था। मैंने तुम्हें कहा तुम भले पूरा हॉस्पिटल लेकर मेरे पास पहुंचो, मुझे 5 मिनट में तुम यहाँ चाहिए हो। वो धाड़ा। जी सर, अगली तरफ से जवाब मिला, और उसने सेल फोन इतनी शिद्दत से गुस्से करके बंद करने की बजाय दीवार पर मारकर हमेशा के लिए बंद कर दिया था। वो जिमल की तरफ मुड़ा। साफ नज़र आ रहा था सब घर वाले ऊपर आ चुके हैं, मगर किसी में उससे बात करने की जरूरत नहीं हुई। सालार ने जिमल का हाथ अपने हाथ में ले लिया। आई एम सॉरी। वो एक ही लफ्ज़ बार बार बोले जा रहा था। आई एम रियली सॉरी, उसने फिर से कहा था। तभी उसका पीए भी आ गया था। डॉक्टर्स की ऐसा लग रहा था पूरी फौज आ गई है। सब घर वाले एक तरफ हो गए। सालार भी उठ गया था। डॉक्टर जिमल को चेक करने लगा और जल्दी उन्होंने सालार के कमरे को हॉस्पिटल बना दिया था। जिमल के ड्रिप्स लग रही थी, जबकि कुछ और भी इंजेक्शन लगे। जहनी शदीद दबाव का शिकार है ये, और 2 दिन से कुछ ना खाने के बायस बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर ने सालार की तरफ देखा जो चुपचाप खड़ा था। ठीक हो जाएगी, उसने बस ये सवाल किया। ऑफ कोर्स सालार, बट इनको खुश रखें, आपकी वाइफ कमज़ोर हैं काफ़ी, दिल की भी और जिस्म की भी। अंदर वीकनेस है और इसके अलावा किसी खौफ का शिकार भी लगती हैं। आप किसी साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट करें, वो डॉक्टर ब्रीफिंग से बोला था। सालार फिर भी चुप रहा, जबकि पीए ने दवाइयों का पर्चा पकड़ लिया था। घंटा भर डॉक्टर उसका इलाज करते रहे थे। हालांकि वो तो 15 मिनट में नॉर्मल हो गई थी, मगर सालार ने घंटा पूरा इन सब उस पर रखा था, और घंटे बाद डॉक्टर्स चले गए। घर वालों के शर्मज़दा चेहरे मज़ीद शर्मिंदगी से झुक गए थे। मुर्तज़ा ने मदीहा को खा जाने वाली नज़रों से देखा, जबकि वो तो रोने लगी थी। सोफिया और तंजीला का भी यही हाल था, जबकि शहाब और वजाहत ने भी इन दोनों पर गुस्सा किया था। सभी अपनी अपनी जगह शर्मिंदा थे कि वो कैसे 3 दिन तक जिमल को भूल गए। मुर्तज़ा कमरे में आए। सालार अपने पीए को कुछ हिदायत दे रहा था, शायद कहीं जाने की बात कर रहा था। पीए सर हिलाकर बाहर निकल गया, जबकि मुर्तज़ा ने उसके शाने पर हाथ रखा जिसे उसने झटक दिया था। मुर्तज़ा मुस्कुरा दिया और उसके शाने पर फिर से हाथ रखा था, जिसे सालार ने फिर से झटक दिया और चलता हुआ जिमल के पास आ गया था। जिमल के वजूद पर अफशीन के कपड़े आग लगा रहे थे। बस नहीं चल रहा था किसी का लिहाज किए बिना सारे कपड़े फाड़ कर आग लगा दे, और वही आग अफशीन को भी लगा दे। मगर वो ज़िवत किए चुप था, वरना सब भी जानते थे सालार सिर्फ हंगामा करना जानता है। यार नाराज़ है? उसके पास आकर वो जिमल से ज़रा दूर बेड पर बैठ गए थे। सालार कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा। है हमारी गलती, चल गुस्सा थूक दे। वो उसके चेहरे को दोनों हाथों में पकड़कर उसे प्यार से समझाने लगे थे। सालार फिर भी कुछ नहीं बोला। नज़र झुकाए वो दांत पर दांत चढ़ाए बैठा था। मेरा शहजादा इतने गुस्से में है? वो हंस दिए। अच्छा भाई, तुम्हारी रुखसती करते हैं, ठीक है, अब तो खुश हो जाओ। वो उसके लाड उठाने लगे थे। सालार फिर भी चुप रहा। कबीर आगे बढ़ा और उसके शाने पर हाथ रखना चाहा, जबकि सालार ने उसका हाथ झटक दिया था। अगर मुझसे बकवास की तो गर्दन उतार दूंगा। वो धाड़ा कबीर पर। यार मैं जानता हूँ बहुत बड़ी गलती हो गई है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। कबीर ने ज़बरदस्ती उसके शाने पर हाथ रखा था। सुतेला हूँ मैं? वो मुर्तज़ा को देखते हुए चिल्लाया था। मुर्तज़ा के रंग उड़े थे बैठे बैठे। बता दे मुझे, मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। वो धाड़ा, जबकि मुर्तज़ा ने पहली बार अपने हाथ पांव कांपते महसूस किए। ये बकवास तुम्हें किसने कही है? वो खुद पर कंट्रोल करते हुए बोले थे।
नज़र आ रहा है मुझे, सलार मुर्तज़ा की बीवी है ये बाबा, सलार की, जिसके 3 दिन यहाँ ना होने से आप में से किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो कहाँ गई। वो बेड पर मुक्का मारते हुए बोला था। बेटा प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, मदीहा रोते हुए बोली। सलार ने माँ की तरफ देखा था। मेरी मम्मा हैं आप, और आप मेरी ज़िंदगी से गाफिल हो गई। प्यार करता है आपका बेटा इससे, और इतना कि अगर अफशीन का कत्ल कर दूं तब भी अफसोस नहीं होगा मुझे। और मैं ये बात वाज़िया सबको बता रहा हूँ, जिमल के उठने के बाद मैं उसे सब बुगलवा लूँगा, और जितनी बार अफशीन ने मेरी बीवी को डराया होगा मैं उतनी बार उसको अजियत दूंगा। वो गुरा कर बोलता सबको गोया चुप करवा गया था। आज उसे महसूस किया था कि वो जिमल के लिए लापरवाह बिल्कुल नहीं था, और शायद पसंद आज वाजिया इजहार मोहब्बत में बदल गई थी। उसने सबको चुपचाप और शर्मिंदा देखा और ख़ुद भी चुप हो गया था। उसे तो नैन परिशे आयत अमल सब पर गुस्सा था। कितनी मोहब्बत थी उसे सबसे, और इसके मामले में इतनी लापरवाही बरती थी। बस नहीं चल रहा था क्या कर डाले। ब्यू प्लीज़ यार आप माफ़ कर दें। जैन उसके पास आकर बैठ गया। उसने जैन को पुरशिकवा निगाह से देखा था। अच्छा चाहे तो थप्पड़ लगा लें, जैन ने कहा। वो शर्मिंदा था बहुत। आरिस भी आगे आया। ब्यू नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, हम भाभी का खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे, प्लीज़ गुस्सा थोक दें, आरिस ने कहा। सलार चुप हो गया। उसके लिए सब बहम थे मगर जिमल सबसे ज़्यादा थी। अच्छा ठीक है, जिमल बेटा होश में आएगी तो हम सब खुद उससे माफ़ी मांगेंगे, और मैं ख़ास कर मांगूंगा क्योंकि मैं ही उसे इस घर में लाया था। मुर्तज़ा की बात में पर सलार ने तिल मिलाकर उसकी तरफ देखा था और एकदम उनके हाथ पकड़ लिए। मुर्तज़ा साहिब, इस दुनिया में किसी की इतनी अहमियत नहीं है जितनी आपकी और मम्मा की है, और आप माफ़ी मांगेंगे। बेज़मीर और बेगैरत नहीं हूँ मैं, वो तब कर बोला था। और मुझे ऐसी बातें करके टीस करना बंद करे। उनकी चालाकी समझ रहा था। वो हंस दिए। चल मेरा बेटा मुस्कुरा दे, उन्होंने कहा तो वो एकदम गुस्से से उन्हें देखने लगा था। मैं बच्चा नहीं हूँ डैड, जैसे आप मुझे ट्रीट कर रहे हैं, पाँव पटक कर वो बोला था। मेरा तो बच्चा है ना, हम बहुत शर्मिंदा हैं, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सच है, मुर्तज़ा बोले तो कबीर ने भी हाँ में हाँ मिलाई, बल्कि सब ने ही। सोचूंगा, वो इतरा कर बोला और हंस दिया था, जबकि उसने उसके हंसने पर सब रिलैक्स हुए थे। मगर सोचने की सूरत यह है कि अफशीन मेरी बीवी से माफ़ी मांगेगी, वो सपाट लहजे में संजीदगी से बोला था। मैं मंगवाऊंगा बेटा, अपने पागलपन में उसने नीच हरकत की है। सिकंदर आगे आए, हाथ जोड़कर। सलार ने ज़िद्दी लहजे में उनको घूर कर देखा था। हाथ जोड़कर? सिकंदर ने मध्यम आवाज़ में उसकी बात मानी थी। सलार चुप हो गया और गहरा सांस भरा। चारों लड़कियां शर्मिंदा सी थी। सलार ने इन सब की तरफ नहीं देखा था। आपने कुछ देर पहले रुखसती की बात की है, उस पर कायम रहेंगे आप? सलार ने जल्दी से इस वक्त बात मनवाने की ठान ली थी। मौका परस्त है सलार, मुर्तज़ा नफ़ी में सर हिलाते उठे। यह गलत है, जो आपने कहा वो पूरा करें। सलार ने उनका हाथ पकड़ लिया, जबकि उन्होंने उसका शाना थपथपाया था। जो तुम चाहोगे वही होगा, तुम चारों मेरा सुकून हो। उसके चेहरे को प्यार से छूकर वो बोले थे। सलार मुतमईन हुआ। मैं अपने साथ रखूँगा जिमल को, उसने कहा और कनखियों से उन्हें देखा था। ज़्यादा नहीं फैल रहे हो, मुर्तज़ा ने घूरा। उसे इज्जत रास ही नहीं थी। यार बाबा निकाह में है वो मेरे, सलार ने कहा, जबकि सब देख रहे थे। क्या चीज़ था वो? वाकई कभी धूप कभी छाँव सा। बेहया बेहुदा जलील आवारा इंसान। मुर्तज़ा उसका हाथ झटक कर चले गए थे, जबकि सलार उनकी पुश्त देखता रह गया। वो मुड़ा तो मदीहा को रोता देखकर दिल को कुछ हुआ था। वो उनके पास आ गया। अब आप क्यों रो रही हैं? उसने पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा ये गलती कैसे होगी मुझसे। ये गलती नहीं, गुनाह है। मैं जिमल से हाथ जोड़कर माफ़ी। मम्मा, वो सख्ती से बोला। जिमल का ताल्लुक सिर्फ मुझसे है, और यकीन माने इस बात का एहसास मुझे हो गया। मैं आप सब लोगों पर उसके नाम का प्रेशर अब डालूंगा भी नहीं। मेरे लिए एक बार की कोताही बहुत बड़ा सबक है, और आप सबका ताल्लुक मुझसे है, और मेरे लिए मेरा हर रिश्ता हीरे के लिए कीमती है। उसने उनके आंसू साफ किए थे, जबकि मदीहा को उसकी बात पर और रोना आया था। सलार चुप हो गया। उसकी आंख खुली तो आंखों पर थकावट के आसार थे। ऐसे लग रहा था बहुत दिनों बाद उठी है। उसने अपने इर्द गिर्द देखा, और फिर नज़र पीठ मोड़े खड़े उस शख्स पर गई। वो खामोश नज़रों से उसको देखने लगी। दर हकीकत अब तक उसका दिमाग जागा नहीं था, और ना ही पिक कर पा रहा था कि वो कौन है। वो शर्टलेस था। जिमल खामोशी से देख रही थी। उसने नेवी ब्लू कलर की शर्ट उठाई और साथ ही कानों में ब्लूटूथ लगा ली थी। हाँ, आज की शूटिंग कैंसिल कर दो, आज और कल मैं फ्री नहीं हूँ, वो बोलने लगा। जिमल का दिमाग जागने लगा। उसकी आंखें पहले तो हैरत से फैली। सर ज़रूरी है ये शूटिंग, इसकी डेट डिले नहीं कर सकती, दूसरी तरफ से जवाब आया। यार अभी मेरा मूड नहीं, डायरेक्टर से मैं खुद बात कर लूँगा, रिलैक्स करो तुम भी, उसने अच्छे मूड में कहा और शर्ट अपने बदन पर चढ़ा ली, जबकि शर्ट के आगे से बटन बंद नहीं किए थे। सिमल एकदम उठ बैठी। उसे समझ आ गई थी कि वो कहाँ है। उसे 1 मिनट में वहाँ उस बिस्तर से उठना चाहा, मगर उसके हाथ में ड्रिप्स लगी थी। वो बेबसी से उन्हें देखती रह गई। पीछे से हरकत के एहसास से सलार मुड़ा तो वो अपनी पैंट में बेल्ट डाल रहा था। वो यूं ही मुड़ा और एक हुक में बेल्ट डालकर फिक्स की, जबकि शर्ट के बटन खुले छोड़े वो जिमल को देखने लगा था, जो उसको देखकर आंखें जोर से भींच गई थी। सलार के चेहरे पर संजीदगी छा गई।
दो चमाट खाने की हकदार ये लड़की भी थी। न जाने कल रात सबको वहाँ महसूस करके कैसे उसने उसके तन पर अफशीन के पुराने कपड़े बर्दाश्त किए थे। बस नहीं चला, उठा उठा कर पटक कर अफशीन को मारे और सिमल के भी कान सुर्ख कर दे कि कोई इतना डरपोक कैसे हो सकता था। खैर वो उसकी जिम्मेदारी थी जिसका ख्याल उसने खुद ही रखना था। जबकि सिमल ने अपने लिबास पर अब तक तवज्जो नहीं दी थी कि वो किसके ट्राउज़र शर्ट में है। शायद दे लेती तो वहीं बेहोश हो जाती। सालार उसके सामने आकर बैठ गया और घूर कर उसको देखने लगा था। उसने घड़ी में वक्त देखा। अभी 10 मिनट में सारे घर वाले ऊपर होंगे, क्योंकि ना ही मेरे घर वालों को अपने बेटे पर यकीन है और ना ही मुझे खुद पर, और कल रात के बाद तो बिल्कुल खुद पर यकीन नहीं रहा। तो बेहतर है कि उठकर अपना लिबास पहनो। वहाँ उस कैरी में तुम्हारे न्यू कपड़े हैं, बाकी हिसाब किसी अच्छी जगह पर होगा। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ ज़रूरी काम करने, आऊँगा तो अपने साथ तो मैं ले जाऊँगा। ये मत समझना मैं ज़्यादा देर के लिए अब तुम्हें कहीं छोड़ दूँगा, ठीक है? वो उसके कान के करीब झुका, उसके शाने पर मौजूद तिल को घूरते हुए एक एक लफ्ज़ बोल रहा था। जिमल की निगाह अपने लिबास पर गई और अचानक उसकी चीख निकल गई थी। सलार अलबत्ता अपनी मुस्कुराहट का गला गूंजता उसके पास से उठ गया था। अगर वो बैठा रहता तो जिमल वाकई गुजर जाती, और वह ऐसा नहीं चाहता था। जिमल पत्ते की तरह कांपने लगी, होनक नसों से उसकी पुश्त देखने लगी। ये आपने। वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी, जबकि चेहरा लाल टमाटर की तरह सुर्ख हो चुका था। हाँ मैंने किया, तुम उस डायन के कपड़े पहने भी तो कैसे? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, तुम देखना तो सही। वो फाड़ खाने को दौड़ा। ये आपने अच्छा नहीं किया। वो रोने लगी। दिल तो कर रहा है सबसे ज़्यादा बुरा तुम्हारे साथ करूं, मगर क्या है ना, मैं मिजाज के लिहाज से ज़रा मुख्तलिफ सा बंदा हूँ, तो मैं तुम्हारी जान सूली पर लटका कर सुकून महसूस करूँगा। फिलहाल उठ जाओ, यूं ही बैठी रही तो मेरा बाप मेरी गर्दन उतार देगा कि शादी से पहले ही मैंने तुम्हारे साथ। वो रुक गया, मायनी खेजी से जिमल को देखने लगा, जबकि हड़बड़ाकर उठी और भागते हुए वॉशरूम में बंद होने लगी कि दरवाजे से ज़ोर से टकराई। आह! सलार एकदम उसकी तरफ बढ़ता कि जिमल ने खौफज़दा होकर दरवाज़ा खोला और अंदर गई थी। जबकि अंदर जाते ही वो इतनी बुखलाई हुई थी कि एकदम गिर गई। अच्छा काम ये किया था कि उसने दरवाज़ा लॉक कर लिया था। सिमल ठीक हो तुम? सलार हैरानगी से पूछने लगा था। हंसी अलग आ रही थी। पहले हंस ले आप, वो भड़क कर बोली। बताता हूँ तुम्हें, बाहर तो निकलो। तुम मेरे सामने ज़ुबान फर चल रही है और वहाँ मरने के प्लान बना लिए थे। सलार भड़का जबकि अंदर से आवाज़ नहीं आई। वो पलटा तो फर्श पर खून के कतरे देखे एकदम माथे पर बल डले। अपनी घबराहट में उसने एहसास नहीं किया था कि उसके हाथ में ड्रिप लगी है, और वह यूं ही भाग उठी थी। सलार ने ड्रिप बंद किया और खुद बाहर निकल गया था, ताकि वह ना वो गिरे और ना ही किसी चीज़ से टकरा कर बुखला कर खुद को ही नुकसान दे। अरे वाह, मेरा बेटा इतनी जल्दी उठ गया। मदीहा ने उसको प्यार से देखा। वो शर्मिंदा भी थी उससे। सलार ने शाने उचकाई। एक्चुअली बाबा ने मेरी शादी का प्लान बना ही लिया है, तो मैं ज़रा अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करना चाहता हूँ। आई शो यू डैट आई एम परफेक्ट मैन। वो तरा कर बोलता चेयर खींच कर बैठ गया था। सुबह जल्दी उठना परफेक्शन है, यकीन नहीं आ रहा, कबीर ने कहा और अखबार मुंह के सामने से हटाया था। दोबारा लगा लो प्लीज़ इस अखबार को, सलार ने घूर कर कहा। भैया भाभी उठ गई हैं, मैं ले आऊँ उन्हें? परीशा ज़रा हिचकिचाकर बोली। सलार ने उसकी हिचकिचाहट महसूस की। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सब उसे ओवर पॉजिटिव बिहेव दें। वो तो सबके साथ वैसे ही रहना चाहता था जैसे पहले था। बस इस हादसे से उसने खुद को सबक सिखाया था कि जिमल उसकी जिम्मेदारी है जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकता। रिलैक्स होकर नाश्ता करो, खुद ही आ जाएगी, सलार ने लापरवाही से कहा। ले आती है ना परीशे, मदीहा भी बोली। मम्मा लंगड़ी नहीं है, चल सकती है वो, सलार हंसने लगा, जबकि पीछे से आती सिमल ये सुन चुकी थी। उसे भूख का शदीद एहसास हुआ था, तभी वो नीचे आ गई थी और अब वो कंफ्यूज हो रही थी। और सलार की बात सुनकर उसने खफकी से उसको देखना चाहा, मगर देख ना सकी। बहुत बुरी बात है सलार, मदीहा ने सिमल को उसके साथ बिठाते हुए गुस्से से कहा था। वो तो मुझे पता है बुरी बात है, ऐसे किसी की मदहोशी का फ़ायदा उठाना। आधा फिक्रा सबके सामने, जबकि आधा जिमल की तरफ झुक कर बोलता। अब उसको मज़ीद घबराने पर मजबूर कर गया, जबकि खुद जैम स्लाइस पर लगा कर खाने लगा था। बस इसे तंग मत करो। लो, मैंने कब किया? वो चिढ़ा। सलार अपना टेप रिकॉर्ड बंद करो, मुर्तज़ा ने उसको घूर कर देखा। आप तो बस मुझे आंखें दिखाते हैं, वो नाराज़गी से बोला और टेबल के नीचे से सिमल का हाथ पकड़कर अपनी जानब खींच लिया। सिमल बिल्कुल उसकी तरफ हो गई थी। उसे अपना हाथ छुड़वाना चाहा। सलार ब्रेड जैम मज़े से खा रहा था, जबकि मदीहा ने सिमल के आगे खाना लगा दिया। उसने पराठा रखा था। वो कमज़ोर सी हो गई थी, तभी उसने हेल्दी फूड रखा, ये जाने बिना कि उसका बेटा क्या कर रहा है। सिमल का सीधा हाथ उसकी कैद में था, जबकि उज़ैन की तरफ मुतवज्जो था, जो मोबाइल पर कुछ सर्च कर रहा था। सिमल चंदा, आपको अच्छा नहीं लगता पराठा? तो कुछ और बना दो, मदीहा बोली। उससे शर्मिंदा भी थी। सबने सिमल की तरफ देखा, जिसके रंग ही उड़ गए थे। नहीं अच्छा लगता है, वो बोली और सलार की कैद से हाथ हसाद करवाने की तगुदू करने लगी, मगर वो कहाँ छोड़ने वाला था। फिर कहा नहीं रही हो, नाराज़ हो मुझसे? मैं जानती हूँ बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं शर्मिंदा हूँ, हो सके तो माफ़। मम्मा,
सलार एकदम चीखा था। सिमल का हाथ छोड़ दिया। सिमल खुद भी परेशान हो गई थी। वो चेयर छोड़कर उठ गया था। मैंने कहा था सिमल सिर्फ मेरा मसला है, इसके साथ जो भी हुआ वो मेरा कसूर। आप कैसे इससे माफ़ी मांग सकती हैं माँ? माँ हैं आप मेरी। वो भड़का था। सलार, हम सबको इस सिमल से माफ़ी मांगनी चाहिए, गलती हम सबसे हुई है, कबीर बोला था। तुम सब मांगो, मुझे परवाह नहीं, मगर मम्मा बाबा अब दोबारा ऐसा मत दो प्लीज़। यार मुझे गुस्सा मत दिलाएं, वो खफकी से बोला जबकि मदीहा ने उसकी पेशानी चूम ली थी। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, उसने फिर से कहा जबकि सलार ने अपने सांस भरा था। मुर्तज़ा हंसने लगे। सलार ने उनके हाथों पर प्यार किया था। मैं जानता हूँ मुझ समेत आप जिमल से भी बहुत प्यार करती हैं, बस अपने जालिम शौहर से कहें रुखसती जल्दी करें प्लीज़, वो दांत निकाल कर बोला। मुर्तज़ा साहब, बस मैंने अपने बेटे की शादी करनी है, आप जल्द से जल्द इंतजाम करें। मदीहा ने तो फ़ौरन कह डाला। जिमल सर झुकाए बैठी थी। वाह मम्मा, सलार ने मुस्कुराते हुए माँ के शाने पर हाथ रखा और बाप को देखने लगा। मुर्तज़ा साहिब कुछ सोच में पड़ गए थे। अभी रुक जाओ, जिमल को ठीक होने दो, वो कहकर वहाँ से उठ गए। सब उन्हें हैरानगी से देखने लगे। आरिस अपने हाथ में मौजूद पासपोर्ट को गौर से देख रहा था। उसने लंबी सांस भरी थी। कोई नहीं जानता था इस सांस ने उसके अंदर क्या हशर बर्पा किया था। उसने वो पासपोर्ट दोबारा रख दिया और अलमारी अभी बंद ही की थी कि आयत दरवाज़ा खोल कर अंदर आ गई। आज वो जल्दी ऑफिस से आ गया था, कुछ काम भी था, तभी वो थकी हुई लग रही थी। आरिस उसकी तरफ देख रहा था कि वो बिस्तर पर बैठने की बजाय लेटती चली गई। आरिस उसके नज़दीक आया। तुम ठीक हो? उसने तशवीश से उसके सर पर हाथ रखा। उसकी पेशानी ठंडी हो रही थी, यानी उसका बीपी लो हो रहा था। आरिस ने उसको गौर से देखा था। क्या ज़रूरत है तुम्हें सबके साथ बैठकर इतनी लंबी चौड़ी बातें करने की? वो गुस्सा करने लगा। मैं ऑफिस से आया था तब भी तुम भी बोल रही थी, जब मैं अपने काम से बाहर गया तब भी घर में तुम्हारा शोर था, और हद तो यह जब वापस आया तब भी तुम भी बकर बकर लगाई हुई थी। ज़ुबान है या कुछ और? वो खफकी और सख्ती से बोला। मेरे बोलने पर भी कोई मसला है? वो मुंह बसोर कर गहरी सांस भरने लगी। हाँ मुझे मसला है, ज़ुबान को तालू से लगा लिया करो, तुम्हारे हक में बेहतर है। वो उठा और फ्रीज़र से उसकी पसंद की चॉकलेट उठा कर लाया, जो कल रात ही वो लाया था। आरिस प्लीज़ कोक भी, वो जल्दी से बोली। आरिस ने फिर उसे घूरा। अब तो उसकी घूरी में आती ही नहीं थी, बिल्कुल सर पर चढ़ गई थी उसके। अभी परसों रात को जो तुमने पिज़्ज़ा और कोक अपने अंदर उतारी थी ना, वो भी मेरे ऊपर ही निकली थी और मेरा बस नहीं चला था तुम्हारी गर्दन उतार दूँ। तुम्हें कोक डाइजेस्ट नहीं होती? शाबाश, चलो ये एनर्जी देगी तुम्हें। उसने चॉकलेट का रैपर हटाया और उसके हाथ में दी थी। थैंक यू, आयत ने जल्दी से पकड़ ली। कभी उससे भी जाती ना रहे। वैसे आप आजकल मुझे ज़्यादा ही डांटते, आयत ने कहा। आरिस ने उसकी तरफ देखा था। तुमने अपनी हरकतें देखी? 3 दिन पहले तुम सीढ़ियों पर से फिसली। आयत तुम जानती हो मेरी जान निकल गई थी जब सुबह सुबह तुम्हारी चीख की आवाज़ सुनी थी। आरिस ने उसका हाथ पकड़ा। मगर आपने बचा लिया था, आयत ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। आरिस ने उसको एहतियात से अपनी तरफ खींचा और आयत खुद को संभालती उसके सीने से लग गई थी। मैं तुम तक किसी बुरी तकलीफ़ को पहुंचने नहीं दूंगा, मेरा वादा है तुमसे, उसके बाल दुरुस्त करते हुए बोला। आयत चॉकलेट खाते में मुस्कुरा दी। एक्चुअली वो ऐसा हुआ था ना, वो जगह गीली थी तो मेरा एकदम पाँव फिसल गया, तो मुझे लगा मैं फिसल जाऊंगी, तभी मैं चीखी थी। आयत ने उसे तफसील बताई थी। मतलब तुम फिसली नहीं थी? आरिस हैरान हुआ। ना, आयत ने मज़े से कहा। मैंने कहा मुझे लगा मैं फिसल जाऊंगी। वो मुंह पर हाथ रखते हंसी रोकने लगी। आरिस ने लंबा सांस खींचकर गुस्सा जब्त किया। मतलब तुम फिसली नहीं थी? आरिस हैरान हुआ। ना, आयत ने मज़े से कहा। मैंने कहा ना मुझे लगा मैं फिसल जाऊंगी। वो मुंह पर हाथ रखती हंसी रोकने लगी। आरिस ने लंबा सांस खींचकर गुस्सा जब्त किया। कर तो ऐसे रही थी जैसे न जाने क्या हो गया था और इतनी भारी हो चुकी थी, मगर फिर भी आरिस को उसे उठाना पड़ा था कि वो उसके लिए कीमती थी बहुत। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि दब्बू सी आयत में चुड़ैलें बसी हैं जो सिर्फ मेरे इर्द गिर्द मिलाती हैं। वो उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टकरा कर बोला। कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसी ही थी, आप ही नहीं देखते थे मेरी तरफ, वो कहने लगी जबकि वो तकरीबन चॉकलेट खा चुकी थी और अब उसे एहसास हुआ था कि आरिस को भी खिलानी चाहिए। उसने आरिस के मुंह में डाली जिसे आरिस ने ले लिया था। अब ऐसा नहीं करो, देखता तो था मैं तुम्हारी तरफ। वो मायनी खेजी से बात रोक गया जबकि आयत ने मुड़कर उसके सीने पर 2 मुक्के बरसाए थे। मैं बार बार कहती हूँ, उस दिन आपने मुझे हद से ज़्यादा तकलीफ़ दी थी। वो मुँह बसोर कर दूर हुई। आरिस ने उसको नज़दीक खींच लिया था। फिर भी मैं तुम्हारे दिल से नहीं निकला था, वो बोला। क्योंकि मैं पागल थी, आयत ने नखरा दिखाया। मुझे अपने दिल से कभी मत निकालना, हर पल हर लम्हा अपने दिल में मेरे लिए वुसअत रखना, वो नरमी से उसे समझाने लगा। आयत ने चॉकलेट उसके मुंह में दी और उसकी गर्दन में बाजू हायल कर लिए। मैं जानती हूँ अब आप कहीं नहीं जाएंगे, अब आरिस सिर्फ आयत के हैं और आयत के दिल में आरिस के लिए मोहब्बत नहीं इश्क है, और ये इश्क कभी ख़त्म नहीं होगा। वो बोली तो इजहार मोहब्बत करती इतनी मासूम लग रही थी कि आरिस ने उसके लफ्ज़ों को शिद्दत से चुन लिया था। आयत उसकी शिद्दत पर कुछ परेशान सी हुई थी और उसको दूर हटाना चाहा, मगर आरिस ने उसके दोनों हाथ सख्ती से जकड़ लिए थे। आयत उसकी शिद्दत से बुखलाई थी। श्श,
आरिस ने उसको मज़ाहमत करते देखा तो आंखें निकाल कर घूरा था। इट्स हर्टिंग, आयत सांस हलक में उतारते हुए बोली थी। बर्दाश्त कर लो, आरिस लापरवाही से बोलता फिर से झुक गया था, जबकि इस बार आयत वाकई बर्दाश्त कर रही थी। आज कबीर को ऑफिस से आने में लेट हो गई थी, जबकि आरिस तो काफ़ी पहले आ गया था। फिर वो बाहर चला गया और अभी कुछ देर पहले ही वापस आया था। नैन को गोलगप्पे खाने थे। सब चीज़ पस डाले वो लाउंज में चक्कर लगाती कबीर का इंतज़ार कर रही थी। भाभी मोहतरमा, ये मार्शल ला क्यों लगा रखी है? सलार अचानक ही अंदर दाखिल हुआ। नैन ने उसकी तरफ देखा और उसको घूरा। वो इन दोनों से माफ़ी मांग चुकी थी, जिस पर सलार ने तो कुछ नहीं बोला था। अलबत्ता सिमर ने इन सब की मोहब्बत के तहत इन सबको माफ़ कर दिया था। पहले आप बताएं, सुबह कहकर गए थे कि कुछ देर में आ रहा हूँ और अब आ रहे हैं 9 बजे। नैन ने उसको घूरा। वाह यार, आप भी ठीक हैं, उस चूहिया की हमायत कर रही हैं, बल्कि यूँ कहूँ शेर के मुंह में आप अपनी देवरानी को खुद धकेलना चाह रही हैं। उसके पास ही खड़ा हो गया था। आप भाइयों का भी अजीब है, कभी जो बाहर लेकर जाएं। नैन इस वक्त चिढ़ रही थी, तभी कबीर भी थका हारा अंदर आ गया था। सलार ने उसको देखा। यार तुम भाभी को हनीमून पर क्यों नहीं लेकर गए? सलार ने गुस्से से पूछा। नैन का तो मुँह ही खुल गया था। ये मैंने आपसे कब कहा? नैन शर्मिंदा रह गई। इट्स ओके माई स्वीट भाभी, चिल मारे, आपका भी दिल है। साले भाभी को लेकर जा गई, वाँक मारता कबीर को वहाँ से वॉकआउट कर गया था। मैंने सच्ची ऐसा कुछ नहीं कहा, नैन जल्दी से बोली। पता है ये है ही घटिया। कबीर ने उसके शाने पर हाथ रखा और कमरे में जाने लगा था। मगर मुझे गोलगप्पे खाने हैं, नैन ने कहा। लो ये क्या बात हुई, बच्ची हो तुम? कबीर ने बेजारी से कहा था। कबीर मैं बच्ची ही हूँ, नैन ने सांस सिलाया था। वाकई? वो मायनी खेजी से हंसा। प्लीज़ ना, मुझे जाना है, वो जिद करने लगी। मैं थका हारा मासूम शोहर। उसने बैग उसके हाथ में दिया और गफ मोड़ता उसे आने का कहकर वहाँ से चला गया था। नैन ने जल्दी से बैग रूम में रखा और भागकर उसके पीछे आई थी। तुम्हें ख्याल है कोई? कबीर ने घूरा। सॉरी, नैन ने कहा। हमारी ये डेट बार बार मेरी शर्ट में तुम्हें शिकन डालने पर मजबूर कर देगी। वो उसके कान में सरसराते लहजे में बोलता गाड़ी में बैठा था। नैन का चेहरा गुलाबी सा हो गया। सलार रूम में आया तो वो रूम में नहीं थी। वो जानता भी था कि वो नहीं होगी, तभी वो फ्रेश होकर डिनर ड्रेस पहनकर आयत के रूम में आ गया था। बाबा मम्मा तो आज किसी दोस्त के घर गए थे। उसके पास मौका अच्छा था अपना रोमांस जानने का, और वो यही इंतजामात करने गया था। थोड़ा बहुत उसको एहसास तो दिलाए कि वो सलार मुर्तज़ा की बीवी है और उसे अफशीर जैसी औरत से डरने की जरूरत नहीं। तभी उसको बाहर ले जाने का प्लान बना था। उसका वो रूम में आया तो वो नमाज़ पढ़ रही थी। उसकी बीवी कितनी अच्छी थी, उसको खुशी हुई। मुलानी साहिबा उठो, वक्त आ गया हिसाब किताब का। वो उसके पास आकर खड़ा हो गया, जबकि वो डर गई थी। लो, मैं मौत का फरिश्ता नहीं हूँ। सलार ने घूर कर देखा। आप यहाँ? वो बस इतना ही बोली। तुम्हें लेने आया हूँ, हम डेट पर जा रहे हैं। उसकी नकल उतारता एक एक लफ्ज़ अटक अटक कर बोला था। सिमल उसको हैरानगी से देखने लगी। अब चलेंगे? वो फिर से अटक कर बोला। ना चाहते हुए भी सिमल को हंसी आ गई थी। वाह मेरे मौला, तेरी शान। सलार ने खूब अदाकारी की। सिमल ने मुस्कुराहट समेट ली थी। अच्छी लग रही थी, मुस्कुराती रहो, वो हुक्म देने लगा। सिमल ने जाए नमाज रखा और बेड पर बैठने लगी। फारसी में बोलता हूँ मैं, उठो अब। उसका हाथ खींचते बोला। मगर ये कपड़े अच्छे नहीं। रुको, मैं तो गिफ्ट भूला है। वो सर पर हाथ मारता बोला और जल्दी से रूम से निकल गया। सिमल परेशानी से सब कुछ देख रही थी। चंद मिनटों में वापस आया और उसके हाथ में एक मैक्सी दी जो नफीस सी थी, रेड कलर की। उसके गले पर गोल्डन काम था, जबकि बाजुओं पर भी, मगर वो काफ़ी फिटेड थी। मैं ये पहनूंगी? जिमल ने हैरत से पूछा। हाँ, ये बहुत सलार अब कितने मुंह फट हैं। जिमल पहली बार चिखी थी। सलार का बुरी तरह कहका उभरा था। तुम्हारे मुंह में ज़ुबान है, तुम गूंगी नहीं हो। वो अपनी ही बात से लुत्फानंदोज़ हो रहा था। मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगी, सिमल ने साफ लफ्ज़ों में कहा और बेड पर रख दी वो मैक्सी, जबकि सलार ने वो मैक्सी उठाई। पहनो इसे, वरना मुझे जहमत होगी, फिर तुम्हारी इज्जत की गारंटी नहीं है मेरे पास। वो उसके हाथ में दोबारा थमाते हुए बोला था। जब मैं ऐसा लिबास नहीं पहनती तो, वो बोली, जब मैं चाहता हूँ कि तुम पहनो तो। वो घूरने लगा, जबकि सिमल ने उसको दूर धकेला, क्योंकि वो उस पर चढ़ रहा था। मुझ पर तो सब अपनी मर्ज़ी करते हैं, आप भी कर ले। मैं पैदा ही दूसरों की मर्ज़ी के लिए, मानने के लिए हुई हूँ। गुलाम हूँ मैं सबकी। वो रोने लगी। सलार चुपचाप उसको देखता रहा। तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी एक्टर हो? वो पूछने लगा। जिमल की आंखों में हैरानगी आई और उसका दिल क्या इस इंसान से बात करने से बेहतर है कि वो ये बेहुदा लिबास पहन ले। उसने जिद चोकर उसके हाथ से खींचा था। तुम वाकई पहन रही हो? वो उसे टेस्ट करने लगा, मुस्कुराकर लफंगों की तरह देखने लगा था। जिमल को पहली बार इतना गुस्सा आया था, ड्रेस उसके मुंह पर दे मारा। सलार का छत पार कहकर निकला, जबकि जिमल बेड पर बैठकर चेहरा छुपाकर रोने लगी थी। सलार हंसता हुआ उसके पास आया और उसके सामने बैठ गया था। देखो, मैं यहाँ नहीं, जहाँ तुम्हें लेकर जा रहा हूँ वहीं रोमांटिक होना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ, रोना बंद करो। हर बात पर नहीं रोने लगते।
हर बात पर नहीं रोते, लगता है आंसुओं का स्टॉक है तुम्हारे पास। रेडी हो जाओ, इसमें गाउन भी है, वो पहन लेना। मैं और सिर्फ मैं ही तुम्हें इस लिबास में देखूंगा, मगर सब क्या सोचेंगे? मैं आपके साथ ऐसे जिमल फिक्रमंद सी हुई थी। मतलब तुम जाना चाहती हो? वो दांत निकाल कर फिर टीज करने लगा। जिमल संजीदगी से उसको देखने लगी। अच्छा यार सॉरी, सलार उसके संजीदा होने पर जल्दी से बोला। बाबा बम्मा है नहीं यहाँ, कबीर नैन भाभी को लेकर बाहर गया है और आयता आरिस अपने रोमांस में मगन है। किसी को पता भी नहीं हम दोनों कहाँ गए हैं। वो उसे प्लान समझाने लगा। जिमल नफ़ी में सर हिलाने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो बोली। मेरी स्मार्टनेस पर? वो मुस्कुराया। अपनी किस्मत पर, मेरी ज़िंदगी में कोई नॉर्मल इंसान नहीं। वो अफसोल से बोलती उठ गई, जबकि सलार ने घूर कर उसको देखा था। मुझे उस पागल से मिलाने की ज़रूरत नहीं भाई, मैं शौक हूँ, खुश मिजाज हूँ। मुर्तज़ा और मदीहा घर वापस लौटे तो दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। दर हकीकत मुर्तज़ा अपने दोस्तों से मिलकर बेहतर महसूस कर रही थी। तबीयत भी अच्छी हो गई थी और ये बात मदीहा को पुरसकून कर रही थी। वो दोनों अंदर रूम में आ गए तो पूरे घर में खामोशी थी। रात के 2 बज रहे थे। ऑफकोर्स सबने अपने कमरों में ही होना था। मुर्तज़ा फ्रेश होकर बेड पर लेटे और मदीहा की तरफ देखा। बस मुझे चाय दे दें आप, वो कुछ थके थके लगे। इस वक्त चाय लेंगे? नींद कैसे आएगी? मदीहा बोली। वो खुद भी फ्रेश हो चुकी थी। नहीं, चाय लूँगा तो सुकून से नींद आएगी। उन्होंने जिद की तो मदीहा मुस्कुराकर बाहर निकल गई। मुर्तज़ा के दिमाग में एक बार फिर से समीर उतर आया तो चेहरे के तासुरात बदल गए थे। वो उन्हें टीज़ कर रहा था और वो अपनी खातिर बिल्कुल भी परीशे की ज़िंदगी को मुश्किल में नहीं डाल सकते थे। उन्हें अंदाज़ा हो गया था आज तक कबीर समीर से चिढ़ता क्यों रहा। अचानक उन्हें उसकी परसों की बात याद आई जिसमें उसने फ़ोन पर उनका एक प्लॉट था डिफेंस में, जो सलार और कबीर को काफ़ी पसंद था और इन दोनों को ही उन्होंने तोहफा लेकर दिया था, मगर खुद से अलग वो किसी को नहीं होने देते थे। तभी सारे भाई भी आज उनके साथ थे। वो प्लॉट समीर ने उनसे मांगा था कि वो परीशे के लिए इस प्लॉट पर घर बनवाना चाहता है। वो प्लॉट उन्हें अपने बच्चों से ज़्यादा कीमती नहीं था, मगर फिर भी इस प्लॉट को उसके हवाले करते सोचना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दिमाग में सिर्फ इतना था कि हो सकता है वो अपना मुंह बंद रखे पैसे मिलते रहने से। तभी वो उठे और जल्दी से अलमारी खोलकर कबर्ड चेक की। सेफ में ताला लगा था। वो जानते थे मदीहा चाबियां कहाँ रखती है। तभी उन्होंने वो चाबी निकाल कर दराज खोल लिया। वहाँ कई ज़रूरी पेपर्स थे और वो कभी खुद से इन चीज़ों को छूते नहीं थे, बस मदीहा को कह देते। वो सब कुछ जो वो चाहते थे निकाल कर दे देती। उन्होंने वहाँ पड़े कागजात को बाहर निकाल लिया और चेक करने लगे। इस प्लॉट के पेपर्स पर नज़र पड़ी तो उन्होंने वो पेपर्स अंदर रखना चाहे। बिना देखे तो इनमें कुछ पेपर्स नीचे गिर गए थे। मुर्तज़ा ने झुककर वो नीचे गिरे पेपर्स उठाने चाहे तो ज़मीन पर हॉस्पिटल के पेपर्स बिखरे देख उनके माथे पर बल डले और उन्हें वो दिन याद आया जब आज से पहले भी ये पेपर्स उनकी नज़रों के सामने आए थे। पेपर्स पर आयत का नाम लिखा था। वो ताज्जुब से इन पेपर्स को इकट्ठा करके रिपोर्ट्स देखने लगे जो पॉजिटिव थीं। बिना देर देखे वो सोच में आ गए कि आरिस ने पेपर्स अपने कमरे में क्यों नहीं रखे। वो सर छटक कर दोबारा पेपर्स अंदर रखते कि नज़र डेट पर चली गई और उन्हें लगा उनके कदमों तले ज़मीन खिसक गई हो। वो डेट आए तो और आरिस की शादी से 3 माह पहले की थी। उन्होंने अपने हाथ में मौजूद फाइल्स को तो वहीं छोड़ दिया। फाइल्स ज़मीन पर जा गिरी। पेपर्स इधर उधर बिखर गए। जबकि वो 2 पेपर्स को हाथ में रखे तवज्जो से उनको पढ़ रहे थे, जिसमें आयत के माँ बनने की खबर थी और ये खबर शादी से पहले की थी। उनके लिए शौक था इतना बड़ा कि वो बेड पर बैठते चले गए थे। मदीहा ये सब जानती थी और उन्हें कुछ नहीं बताया। यानी उनके बेटे ने किसी लड़की की इज्जत बर्बाद कर दी थी और उसके बाद सुकून से उससे शादी कर ली। उसका ही गुनाह छुप जाए। यानी आरिस ने आयत से शादी इसलिए की थी। धसके उनके जहर पर मुसलसल लग रहे थे और इस खेल में उनकी बीवी शामिल थी। वो जानते थे आरिस की इस हरकत को। उनका गला सूखने लगा। मदीहा चाय की ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई, मगर मुर्तज़ा को स्टिल बैठे देख वो कुछ समझ नहीं सकी। ना ही नींद के बायस उनकी तवज्जो इन पेपर्स पर गई जिनको मुर्तज़ा बैठे घूर रहे थे। उन्होंने चाय का कप साइड पर रखा और उनके पास आई तो नज़र पेपर्स पर गई और उनके कदम मुर्तज़ा से 3 कदमों के फासले पर रुक गए थे। उनको अपने वजूद में वाज़ेह लर्जिश महसूस हो रही थी। मुर्तज़ा ने सर उठाकर मदीहा की तरफ देखा। आंखों में बेयकीनी थी जिनका सर झुक गया था। वो बिना कुछ कहे उठे और कमरे से बाहर निकल गए। कदमों में तेज़ी थी। मदीहा की जान सूखने लगी। अनहोनी का एहसास जागा। क्या होने वाला था? वो उनके पीछे भागी। मुर्तज़ा बात सुने, अब इस बात का कोई फ़ायदा नहीं, वो दोनों शादीशुदा हैं। मदीहा ने उन्हें एहसास दिलाना चाहा, जबकि वो मदीहा से मुखातिब नहीं हुए। सीढ़ियाँ चढ़कर वो दूसरी मंजिल पर आरिस के रूम के बाहर आ गए थे। मुर्तज़ा प्लीज़ बात सुने, इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। आयत की इज्जत का सवाल है। मदीहा उनका हाथ पकड़ने लगी, जबकि उन्होंने मदीहा का हाथ झटक दिया था। आरिस, वो दरवाज़ा पे जाते ढाड़े। उनके आवाज़ की ललकार से मदीहा को खौफ महसूस होने लगा। वो जल्दी से नीचे भागी थी कबीर के कमरे की तरफ। नहीं, उन्हें सलार के पास जाना चाहिए था पहले, क्योंकि वो उन्हें हैंडल कर सकता था। वो ऊपर जाती या नीचे? वो ऊपर भागी तो सालार अपने पोर्शन में नहीं था। वो वहीं से नीचे दौड़ी तब तक मुर्तज़ा जैसे दोबारा दरवाज़ा तोड़ देने का इरादा रखते थे। आरिस, वो चिल्लाए। मदीहा कबीर के कमरे की तरफ भागी और उसका दरवाज़ा पीटने लगी। कबीर,
भीगते खौफजदा लहजे में वो उसे पुकारना चाह रही थी। दूसरी तरफ आरिस हड़बड़ाकर उठा। उसे बाबा की आवाज़ आ रही थी। आयत भी उठकर बैठ गई थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आरिस बाबा की आवाज़ पहचान कर जल्दी से अपनी शर्ट पहनकर अपने हुलिये को दुरुस्त करता दरवाजे की तरफ बढ़ा और आयत ने भी जल्दी से खुद को संभाला था। जब तक वो ठीक नहीं हुई आरिस ने दरवाज़ा नहीं खोला था, और जैसे ही आरिस ने दरवाज़ा खोला मदीहा सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी थी, क्योंकि मुर्तज़ा का थप्पड़ आरिस के मुंह पर दरवाज़ा खुलते ही लगा था, और ऐसा थप्पड़ जिससे आरिस एकदम पीछे हुआ था लड़खड़ाकर। अचानक पूरे घर में दो औरतों की चीख उभरी, मदीहा और आयत की। कबीर ने भी दरवाज़ा खोला था। मम्मा, वो परेशानी से माँ को देखने लगा। कबीर, तुम्हारे बाबा। वो रोने लगी। क्या हुआ बाबा को? वो जल्दी से बाहर निकला। पीछे नैन भी निकली थी, मगर बाहर का मंजर कदरे मुख्तलिफ था। आरिस इस थप्पड़ को समझ नहीं सका। उसने बेयकीनी से बाप की तरफ देखा, जिसने उसके मुंह पर पेपर्स मार दिए थे। उसकी निगाह ज़मीन पर फैले पेपर्स पर गई थी। इतने घटिया हो तुम! उन्होंने चिल्लाते हुए आरिस का गिरबान पकड़कर बाहर फेंका था। तुमने अपने घर में नकब लगाई? आरिस एक लफ्ज़ नहीं बोला था, जिसके बायस मुर्तज़ा ने उसको खींच कर लात मारी। गुस्से से उनका चेहरा फटने को था। आयत एकदम चिल्लाई। उसके आगे आना चाहती थी। पेपर्स देख चुकी थी। खौफ से वो भी लरस गई थी, जबकि कबीर ये मंजर देखकर ऊपर भागा था। बाबा! वो आया और आरिस को मारते मुर्तज़ा को उससे दूर किया था। आरिस बिल्कुल खामोश था। क्या कर रहे हैं आप? कबीर ने उनको दूर किया। बस चुप! वो उंगली उठाकर आंखें निकालते कबीर को बोले। सुर्ख आंखों में नमी देखकर कबीर चौंक गया था। उसका बाप एक मजबूत आदमी था। वो जानता था फिर ऐसा क्या हो गया कि उनकी आंखें भीग गईं। वो बेताब हो गया था। दिल में उनकी आंखों में नमी देखकर चुभन सी हुई थी, जबकि मुर्तज़ा ने आरिस का गिरबान पकड़ा और उसे ज़मीन से उठाया था। ऐसी तो तरबियत नहीं की थी तुम्हारी। आरिस का मुंह जकड़ कर वो बोले। उनके थप्पड़ों से आरिस का चेहरा सुर्ख हो गया था। उनकी आंखों में नहीं देख रहा था। जवाब दो! वो चिल्लाए, जबकि कबीर से मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्या मुझे बताएंगे हुआ क्या है? वो इन दोनों को अलग करते हुए बोला। तुम्हारी बहन शादी से पहली माँ बनने वाली थी इस नीच के बच्चे की। मुर्तज़ा गुर्राए। नैन ने मुंह पर हाथ रख लिया था, हैरत शौक़ से, जबकि आयत को लगा वो ज़मीन में गिर जाएगी। और इस खटिया खेल में ये औरत भी शामिल थी। वो मदीहा को देखकर गुस्से से फटने को थे, जबकि मदीहा खुद कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था सारी दलीलें ख़त्म हो गई हैं। कबीर हैरत भरी नज़रों से आरिस को देखने लगा, जिसकी नज़र एक पल के लिए भी ऊपर नहीं हुई थी। मुर्तज़ा नफ़ी में सर हिलाते वहाँ से नीचे उतरने लगे, जबकि अचानक आरिस की आवाज़ गूंजी थी। मैं आयत को पसंद नहीं करता, और ना ही उसके साथ कभी रहना चाहता था, और ना ही अब रहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा हो गया जो ये बात खुल गई। इतने अरसे से बस इन्हीं पलों का इंतज़ार कर रहा था। मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ, और जब ये घड़ी आ गई है तो आप लोगों को बता दूँ, कल रात की मेरी फ़्लाइट है। अगर ये बात ना भी खुलती तो मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाता, लेकिन जबकि सब पर ये बात खुल गई है तो मेरा फ़ैसला भी सुनते जाएं। हो सके तो आखिरी बार देख ले मुझे। मुर्तज़ा की तरफ सुर्ख नज़रों से देखते हुए बोला था। मुर्तज़ा की आंखों में जुनूनियत नज़र आ रही थी, जैसे अभी वो उबल कर बाहर निकल आएंगी। आरिस उनकी नज़रों में देखकर जान ही नहीं सका कि ये बात उन पर किस तरह से अंदाज हुई है। जबकि ये बात बोलते हुए तो उसे ये भी नहीं पता चला कि वो जो उस पर दिलो जान हारी बैठी है, उसकी क्या हालत होगी। सबको गोया सांप सूंघ गया था। कोई एक लफ्ज़ भी मुँह से नहीं निकाल सका था। आरिस मुर्तज़ा की तरफ देखता रहा, जैसे जी भरकर आज ही देख लेना चाहता हो। मुर्तज़ा चुप खड़े थे। एकदम शोर थम गया था। आरिस ने कदम पीछे लिए। न जाने किसी ने देखे थे या नहीं, ये जो मुर्तज़ा अपनी आंखों से देख रहे थे वो सच था। आरिस कमरे में गया। दरवाजे में ज़मीन पर ढेर हुई आयत को उसने देखा था। कदम उसके हाथों के पास रुक गए थे। इतनी गहरी खामोशी थी कि सिर्फ दिल की मद्धम मद्धम पड़ती धक धक की आवाज़ रह गई थी। आरिस ने हलक में जैसे अपना ही खून उतारा था और अंदर चला गया। दिमाग की रगें फूली हुई थी। नज़र उस बिस्तर पर गई जहाँ आपसे कुछ देर पहले वो उसकी बाहों में कैद थी। उसने हर सोच को पश पश डाला और वहाँ से निकला। बैग और उसका सामान सब भी तो पैक था, बस वो सब लोग कुछ नहीं जानते थे। आरिस बाप के पास से गुजर गया, जो सीढ़ियों में खड़ा था। सब एक तरफ देख रहे थे, जो रफ्ता रफ्ता वहाँ से निकल रहा था। अचानक आयत उठी। उसने अपने सूखे गले को तर्क किया और अपनी तबीयत का लिहाज किए बिना वो आरिस के पीछे भागी थी। आरिस! उसकी पुकार पर शायद वहाँ खड़े सब लोगों का दिल फट जाता। वो रुका नहीं। कबीर ने 2 लम्हों में उसका हाथ जकड़ लिया था, उसे आगे जाने नहीं दिया। आरिस, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? आरिस, मैं तायाबू को मना लूँगी। आरिस, रुक जाएं, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें। आरिस! उसकी चीखों से नैन की हिचकियाँ बन गई थी। आरिस वहाँ से निकल गया था, जबकि मदीहा एकदम ज़मीन बोस हुई थी। वो बेहोश हो गई थी। कबीर माँ को देखता या बहन को? शिद्दत तलब से सलार के पोषण की तरफ देखा था। जी, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी।
अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। तो क्या लगता है अब आप लोगों को कि आगे क्या होगा? क्या आरिस छोड़ देगा आयत को, और आयत का क्या रिस्पॉन्स होगा? आप सबकी राय का इंतज़ार रहेगा। और सलार और सिमल की स्टोरी, कबीर और नैन की स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नावल आप लोगों को कैसा लग रहा है। अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। ठीक है, तो आप लोगों की राय का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। क्या लगता है कि आरिस ने क्यों किया आयत के साथ ये सब? क्या वो आयत के साथ खेल खेल रहा था? क्या आयत के जज्बात का मजाक उड़ा रहा था? क्या लगता है आप लोगों को? आप लोगों की राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो चलिए हम लोग एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देख लेते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी, तो चलिए हम अपना कमेंट सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले सलमा कौसर कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, नावल बहुत ज़बरदस्त है। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच सलमा, आपको अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। शहनाज अफ़ीफ़ कह रही हैं औसम, और आगे लाइक किया, थैंक यू वेरी मच शहनाज अफ़ीफ़। देन ज़ेब कह रही हैं चलो अच्छा हुआ आरिस को अकल आ गई। आरिस की अकल चली भी गई है। बहुत खूबसूरत सीन था एंड आई होप कि आयत आरिस को तड़पाए। आरिस कमीना है यार, आयत बेचारी क्या करे। आयत उसकी मोहब्बत में गोडे गोडे डूबी हुई है और वो हर दफ़ा बेचारी के साथ गलत कर देता है। आप वहाँ पर है जहाँ को आरिस अकल आ गई है, और मैं वहाँ पर हूँ जहाँ आरिस की अकल दोबारा से उड़ चुकी है। तो मैं तो फ़िलहाल आरिस से लानता ही पाऊँगी। और अहमद के साथ भी बहुत अच्छा हुआ। ख़ुद को शादी ना करनी थी बिकॉज बहुत अमीर हो गया था। अब मज़ा आया जब बॉस की बीवी बनी वो। आई होप कि अब अहमद को याद करके अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करे। नैन को तो अकल आ गई, अहमद ही कमीना है, जान नहीं छोड़ रहा। Want to see some Salar scenes? Amazing story, nice novel. Waiting for the next episode. Thank you very much सेब। सालार के सीन्स आगे आप लोग को बहुत मिलेंगे। आप पार्ट 4 पढ़ें, फिर 5 पढ़ें, और अभी तो मैं 6 रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा सालार। मुझे ज़रूर बताइएगा कि सालार के सीन्स आपको कैसे लगे, और मेरे साथ मिलकर हारिस पे लानते भी लाजमी डालिएगा, कमीना बन कर गया फिर से एक दफ़ा। तो थैंक यू वेरी मच सेब, आपका कमेंट हमेशा की तरह बहुत मज़े का था। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। देन मलिहा कह रही हैं अच्छी स्टोरी है लेकिन इमला की बहुत गलती हैं। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, मेरा गला बहुत ख़राब है। बिल्कुल मलिहा, इमला की गलतियाँ, मुझे खुद बहुत इरिटेशन हो रही है पढ़ते हुए, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसी तरह का PDF मिला है मुझे। देन मोहम्मद तो फ़ैल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम अपी जान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर्दियाँ एंजॉय कर रही हूँ, और साथ में अपने गले की बीमारी भी, बिकॉज सर्दियाँ आ जाए और मैं बीमार ना हूँ ऐसा तो हो नहीं सकता। नावल एपिसोड 4 बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़े का नावल है ये। भाइयों की जोड़ी बहुत अच्छी है, बहुत ही मज़े का नावल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल। जैसे मैं आपका रिप्लाई खाना खाते हुए दे रही हूँ, तो आई एम रियली सॉरी अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को कम आए, बिकॉज मुझे बहुत भूख लगी हुई है और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया सुबह से। तो बस अभी मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। एंड थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इन भाइयों की बॉन्डिंग वाकई बहुत कमाल की है, मुझे खुद बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली सलार और कबीर के सीन्स, और सलार और जैन के सीन्स। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल। देन मोहम्मद मारूफ कह रहे हैं बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच। देन अनम कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम अपी। वालेकुम अस्सलाम अनम, कैसी हैं आप? मैंने इस नावल के दोनों सीज़न सुने हुए हैं, बहुत ही अच्छा है। इसका सीज़न 3 अपलोड करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इंशाल्लाह सीज़न 2 भी अपलोड होगा, सीज़न 3 भी अपलोड होगा, लेकिन तरतीब वाइज। तो इंशाल्लाह आपकी डिमांड पे ज़रूर अमल करूँगी। थैंक यू वेरी मच अनम। देन खदीजा बशीर कह रही हैं एक दिन में 2 एपिसोड्स तो होने चाहिए, बहुत ज़बरदस्त नावल है, वेट ही नहीं हो रहा। अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच खदीजा, आपका प्यार है। वैसे लिटरली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं 2 रिकॉर्ड कर सकूं, वरना मैं आपकी रिक्वेस्ट पे, आपकी डिमांड पे अमल ज़रूर करती। तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन इंशाल्लाह आपके लिए मैं थोड़ा सा इतना कोशिश करूँगी कि थोड़ी सी एपिसोड और लॉन्ग कर दूँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। देन वसीम ख़ान कह रहे हैं माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच वसीम ख़ान। देन रमीन रियाज़ कह रही हैं सुपर, थैंक यू वेरी मच रमीन रियाज़। फ़ातिमा ख़ातून कह रही हैं वेरी नाइस, थैंक यू फ़ातिमा। समीना आसिफ कह रही हैं आउटस्टैंडिंग हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। देन सहर ओ कह रही हैं या अल्लाह समझ नहीं आता मेरे खाने मार खाने के बाद औरतों को मोहब्बत कैसे हो जाती है?
तो आपको समझ आए तो मुझे भी समझा देना, मुझे खुद नहीं समझ आती। थैंक यू वेरी मच। ज़ैनब सगीर कह रही हैं बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। एंड देन समीना आसिफ कह रही हैं ज़बरदस्त, आयत की लाइफ तो सेटल हो गई। आयत की लाइफ सेटल हो गई, आरिस ने फिर चवल मार दिया। अब मुझे बताना कि कैसा लग रहा है आपको। अरीबा सिकंदर कह रही है अमेजिंग, ब्रिलियंट, फेबुलस, आउटस्टैंडिंग, स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी है। थैंक यू वेरी मच अरीबा, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। देन ज़ेब कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, एंड व्हाट अबाउट यू? वेल, सलार का तो मज़ेदार है सब सीन्स, हा हा हा। ज़बरदस्त, और कबीर के करैक्टर भी बहुत अच्छा है। आरिस को भी अच्छा ही हशर आरिस का भी अच्छा ही हशर होगा यकीनन। वो वैसे ही आयत को धमकी देता है, करना वरना कुछ नहीं है, बिल्कुल फोके फैर। और सलार को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ही इज़ फेलन इन लव फॉर हर। बिल्कुल, आज तो मान भी गया है। लेट्स सी कबीर का क्या होगा। एक्साइटेड टू नो, लवली एपिसोड, गेट वेल सून सिस। थैंक यू वेरी मच सेव, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। ऐसी दुआओं में याद रखिएगा। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। वैसे मुझे समझ नहीं आती, मुझे कमेंट सेक्शन पे आके पता नहीं क्या हो जाता है। आज तो ज़्यादा ही मेरा कुछ गला ख़राब था, लेकिन एपिसोड मैंने अच्छी रिकॉर्ड की है, मुझे लगता है कि अच्छी रिकॉर्ड हो गई है। लेकिन मेन चीज़ कमेंट सेक्शन पे आके पता नहीं मेरी ज़ुबान को क्या हो जाता है। एक्चुअली मुझे आप लोगों से बातें करने की एक्साइटमेंट इतनी होती है कि बात मैं अभी एक मेरी ख़त्म नहीं होती तो मुझे दूसरी याद आ जाती है, तो फिर मैं दोनों को आपस में मिला के करने की कोशिश करने लगती हूँ, तो गड़बड़ हो जाती है। तो आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, क्योंकि जैसा भी है आप लोगों को कबूल करना पड़ेगा। देन अमन ख़ान कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, आपने नावल बहुत अच्छा चुना, इस तरह के और नावल्स पढ़ें। क्या आप नावल का सीज़न 2 भी पढ़ेंगे? क्या इसमें सलार और जिमल की जोड़ी अच्छी है? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अमन ख़ान, आपको चॉइस अच्छी लगी, मुझे बहुत खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह सीज़न 2 और 3 दोनों पढ़ेंगे। और लिटरली मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो मैंने इसका सीज़न 1 ही पढ़ा हुआ है, बिकॉज़ मैंने ना थोड़ी सी सर्चिंग की थी, तो आई थिंक सो कि उसमें, शायद, मुझे ये पक्का नहीं है, लेकिन आई थिंक सो कि उसमें ना इनकी औलाद की स्टोरी है। तो जो सीज़न मुझे पेरेंट्स का, मतलब मेन हीरो हीरोइन का अच्छा लगता है ना, फिर मुझे वो बुढ़े हुए पसंद नहीं आते। तो बस वो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए सीज़न 2 और 3 भी रिकॉर्ड करूँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। औसिया ख़ान कह रही है नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच औसिया ख़ान। देन मोहम्मद अज़ान चौहान कह रहे हैं नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अज़ान चौहान। जी, तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा अच्छा रिस्पांस दीजिएगा। और सीमा के कमेंट्स गायब हैं भाई, कहाँ गायब है सीमा? आयशा ने तो कमेंट कर दिया था, सीमा पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। तो आप भी जल्दी से वापस आ जाएँ। ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। तो इंशाल्लाह अब हम कल हाज़िर होंगे इस नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप लोग आज के एपिसोड एंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।